कल मैंने आपको थ्योरी कंप्लीट कर दी थी, प्रिज्म की थ्योरी कंप्लीट करा दी थी। अब देखिए इसके बाद आगे प्रिज्म के कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर देता हूं। मैंने आपको भेज तो दिया ही था डीपीपी। ये वाला डीपीपी मैंने आपको भेज दिया था। इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये पहला वाला ही, यही आईआईटी में आया था जिसकी मैं बात कर रहा था कल, आपसे कह रहा था कि मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होता है। ये वाली जो लाइन जो प्रिज्म के अंदर है, जो रे, वो बेस के पैरेलल हो जाती है। तो इसमें ये आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और ये आपसे पूछ लेगा, मेडिकल में भी रिपीट हो जाएगा सेम क्वेश्चन। ये पहला ही क्वेश्चन अगर आप देखें तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल for the minimum deviation which of the following is true? PQ is horizontal, QR is horizontal, ठीक है, RS is horizontal। तो आप समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, QR हॉरिजॉन्टल, बेस के पैरेलल हो जाएगी, मैंने कल बता दिया था। सेकंड वाला आसान है, कर लोगे। थर्ड वाला वैसे तो इजी है, आप कर लोगे मेरे ख्याल से। चलिए फिर मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। कह रहा है फाइंड द नेट डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द बेस एंड परपेंडिकुलर टू द मिरर। नेट डेविएशन हमें बताना है। सामने एक मिरर लगा हुआ है और प्रिज्म जो है वो आप देखिए उसका एंगल प्रिज्म का 4 डिग्री है, यानी थिन प्रिज्म मान सकते हैं, और म्यू की वैल्यू 3/2 है। तो नेट डेविएशन बताना है हमको, ठीक है। तो अब देखिए इसका फिगर मैं यहाँ बनाता हूँ। ये प्रिज्म है और थिन प्रिज्म है, ये 4 डिग्री का, और म्यू की वैल्यू 3/2 है। तो यहाँ से रे ऐसे इंसिडेंट करी तो सबसे पहले जो प्रिज्म का डेविएशन होगा वो हम निकालेंगे, और प्रिज्म का डेविएशन कितना हो जाएगा, म्यू -1 इंटू ए। तो म्यू की वैल्यू 3/2 -1 यानी 1/2 इंटू ए, यानी 4 डिग्री इंटू हाफ हो जाएगा, यानी 2 डिग्री आ जाएगा। ये 4 और ये 2 डिग्री तो यहाँ पे होगा, बट ध्यान रहे ये 2 डिग्री जो होगा वो ये होगा। इसके बाद आगे एक मिरर भी है ना, यहाँ पे एक मिरर भी है। और क्वेश्चन में बताया है कि नेट डेविएशन जो बताना है, तो उसमें प्रिज्म का रूल तो है ही, साथ ही साथ मिरर का भी होगा। अब देखिए ये टोटल 2 डिग्री इस प्रिज्म ने कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे टकराएगा, ये ऐसे नॉर्मल है। ध्यान से देखो क्वेश्चन में कहा है कि ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो बेस के पैरेलल है और प्रिज्म के परपेंडिकुलर है। तो ये अगर यहाँ ऐसे का सीधी जाएगी तो परपेंडिकुलर टकराएगी, लेकिन अब ऐसे मुड़ गई तो ये एंगल आप बता सकते हैं कितना हुआ होगा, 2 डिग्री, क्योंकि ये लाइन और ये नॉर्मल पैरेलल होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे ये 2 डिग्री है तो 2 ही डिग्री पे ये यहाँ मुड़ जाएगा। तो नेट डेविएशन अगर हम देखें ये आ गया और ऐसे निकल गई, और ये वाला डेविएशन भी हमें देखना होगा। तो अभी मैंने ये जो निकाला है Δ1 है, ये Δ1 ये वाला है, ठीक है। और ध्यान से देखो तो इसको ऐसे नीचे की तरफ घुमाया क्लॉकवाइज सेंस में। इसके बाद दूसरा डेविएशन इस मिरर ने किया, सेकंड डेविएशन इस मिरर ने किया, और मिरर का डेविएशन Δ2 है। तो Δ2 अगर मैं निकालूं तो Δ2 भी अगर आप ध्यान से देखें ऐसे, जिसमें से ये 4 डिग्री ये है और बाकी का ये अगर मिला लिया जाए तो 180 हो जाएगा पूरा। तो 4 ये कम कर दो तो ये आ गया आपका 176, और ये भी क्लॉकवाइज सेंस में था ऊपर वाला क्लॉकवाइज, और ये भी क्लॉकवाइज सेंस में। तो नेट डेविएशन जो आएगा डेल्टा नेट, वो इन दोनों का सम आ जाएगा 178 डिग्री, ठीक है। ये नेट डेविएशन आ गया। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पहला केस ये हो गया, पहला क्वेश्चन। एक तो मैंने ऐसे ही बता दिया आईआईटी वाला क्वेश्चन, दूसरा ये। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सेकंड थर्ड कौन सा क्वेश्चन था डीपीपी का, थर्ड वाला क्वेश्चन था, ये हो गया थर्ड वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है 5 है। तो इनमें से कोई एक मैं आपको बता देता हूँ, दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं 4 और 5। ये AIPMT 2014 और 15 में आए हैं, दोनों अच्छे सवाल हैं, टफ नहीं है बिल्कुल भी, इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 5, तो इसमें कह रहा है कोई भी एक मैं बता देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 4 में बता देता हूँ. The angle of a prism is A. One of its refracting surface is silvered. Light ray falling at an angle of incidence 2A on the first surface return back through the same path after suffering reflection at the silvered face. The refractive index mu of the prism is. देखिए अब इसमें मैं इसका फिगर बना रहा हूँ. थोड़ा सा इसको स्क्रीन को भी बड़ा कर देता हूँ. तो सबसे पहले तो इसमें क्या क्या कहा है क्वेश्चन में उसको समझ लेते हैं. अच्छा, ये जो क्वेश्चन 4 और 5 है, इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन में भी आए हैं. एक दो बार आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, मिल जाएगा आपको. तो अब सबसे पहले प्रिज्म का एंगल ए है, तो मैं यहाँ बनाता हूँ. ये प्रिज्म है और इसका एंगल ए है और इसका एक फेस उसको सिल्वर कर दिया है. तो जाहिर है इधर का किया होगा क्योंकि लाइट हम इधर से डाल रहे हैं मान लीजिए. और ये कह रहा है कि इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 2a दे रखा है. ठीक है. और क्या क्या दिया है एक बार और पढ़ लेते हैं. एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए. वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर्ड. लाइट रे इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a ऑन द फर्स्ट सरफेस. रिटर्न बैक थ्रू द सेम पाथ, यानी अपने पाथ को क्या कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है. ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि कोई भी लाइट अगर अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है तो पक्का है मिरर चाहे कोई भी हो उसको उसने परपेंडिकुलर जाके टकराई होगी, हिट किया होगा, तभी रिटर्न करेगी अपने पाथ पर, ओरिजिनल पर. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो रिफ्रैक्शन हुआ होगा और यहाँ जब ये मिली होगी तो ये एंगल मिरर के साथ, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 होगा लेकिन मिरर के साथ एंगल जो बनेगा वो 90 बनेगा. तो इसके बेसिस पे फिर आगे म्यू बताना है हमको. तो इसको स्क्रीन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ. तो आप देखिए ये 90 हो गया, तभी लौट के आ सकता है और ये लाइट वापस आ जाएगी. तो अब ये ए है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस ए हो गया. और इसी नॉर्मल को अगर मैं आगे बढ़ा लेता हूँ तो ये 90 माइनस ए है, तो ये आपका ए हो जाएगा. अब स्नेल्स लॉ लगा देते हैं. म्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में, बाहर का म्यू 1 है, हवा मान सकते जब दिया ना हो तो ये आ जाएगा 1 साइन 2a और इधर म्यू साइन ए, ये वाला. राइट. अब साइन 2a को आप ओपन कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं. अब देखिए मेडिकल के कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यार ट्रिग्नोमेट्री या मैथमेटिक्स तो फिजिक्स में हमें जरूरत नहीं पड़ती. अब सोचिए साइन 2a का फॉर्मूला जिस बच्चे को ना पता हो वो इसे कर पाएगा, सवाल ही नहीं. साइन 2a म्यू साइन ए, तो ये कट गया, तो म्यू की वैल्यू आ गई 2 cos a. तो इसलिए मैथमेटिक्स वाला पार्ट जरूरी है, मैथमेटिक्स वाला पार्ट जरूरी है. और मैथमेटिक्स अगर आपको किसी को पढ़ना हो, वैसे तो मेरे वीडियो अपलोड है, फिर भी आपको पढ़ना हो अगर लाइव वीडियो भी देख सकते हो. और अभी वेक्टर चल रहा है मेरा, एक 11th का बैच स्टार्ट हुआ है. टारगेट और 11th अभी तो अगर कंबाइंड सेपरेट कर दूंगा. तो अगर किसी बच्चे की दिली ख्वाहिश हो कि मेरा वेक्टर नहीं हुआ, डायमेंशन वगैरह तो खैर मैंने नहीं पढ़ाया, वेक्टर ही अभी चल रहा है, मैथमेटिक्स भी चलेगा, तो आप उसमें भी क्लास कर सकते हैं अगर किसी का मन हो तो. ठीक है. वैसे मेरे ख्याल से टारगेट में किसी बच्चे को ये सब चीजें रिक्वायर्ड नहीं होती, इतना सबको आता है. तो ये आंसर आ गया आपका. ठीक है. अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं. और क्वेश्चन मैं इसमें बताता हूं कुछ, एक मैं बता देता हूं, कुछ आप कर लेना. इसके बाद में इसमें आपको रेनबो के बारे में बताऊंगा. रेनबो की थ्योरी की शीट और क्वेश्चन की शीट दोनों मैंने आपको दे दी. अगला क्वेश्चन 6 अच्छा है, 5 वाला तो कर लेना आप, 6 भी कर लेना. 6 जेईई मेन का है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी जरूर दिख रहा है लेकिन आप इसको आसानी से कर सकते हैं अगर चाहें तो. ठीक है. और उसमें आप लॉजिक लगा सकते हैं. ठीक है. मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल ए. क्वेश्चन 6 की बात कर रहा हूँ, विजिबल हो रहा होगा. Monochromatic light is incident on a glass prism of angle A if the refractive index of the material of prism is mu. A ray incident at an angle theta on the face AB would get transmitted through the face AC of the prism provided. ठीक है. मैं यहाँ पे आपको हिंट कर देता हूँ कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो. अच्छा सवाल है, और क्योंकि जेईई में मेन में आ चुका है तो मेडिकल में रिपीट हो सकता है, जेईई में दोबारा भी आ सकता है. अब ये वाला जो एंगल है ये ए है और यहाँ से किसी एंगल थीटा पे हमने इंसिडेंट किया, ये एंगल थीटा है, ये रे ऐसे जाएगी. और अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये इसमें से ट्रांसमिट करवाना चाह रहा है, इसको ट्रांसमिट करवाना चाह रहा है. तो दो पॉसिबिलिटी होंगी. ऑप्शंस भी जरा निगाह डालना पड़ेगा क्योंकि उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा.
तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन में आप देखिए या तो लेस देन आ रहा है या ग्रेटर देन आ रहा है, यानी कि इक्वल टू का साइन नहीं दिया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रांसमिट तो ये भी माना जा सकता है इस तरह से, ऐसे ये भी एक तरह से ट्रांसमिट होता है, मतलब अंदर नहीं लौटी, जस्ट सरफेस को ग्रेज कर दी। बट ये कंडीशन लेंगे तो उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू वाली कंडीशन भी आएगी, बट वो मना कर रहा है, तो हम इसमें ये ले सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन। और इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है लेट मी से ये R2 है, तो ये R2 एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा पक्का। आप मेरी बात को शायद समझे हो, ये वाला जो R2 है ना, ये R2 ये क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा तभी पार निकल पाएगी क्रिटिकल एंगल से। अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता तो जस्ट ये सरफेस को ग्रेज कर जाएगी, और R2 अगर ग्रेटर देन C हो गया तो फिर क्या होगा, तो फिर ये अंदर ही लौटाएगी, पर अंदर नहीं लौटाना, हमें बाहर निकालना है। तो आप इक्वल का साइन ले तो सकते हो, बट उसने ऑप्शन में दिया ही नहीं है ना, दिया नहीं है, तो आपको ये लेस देन वाली कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, R2 मस्ट बी लेस देन C। अब अगर ये R2 है तो आप ये वाला एंगल लिख सकते हैं, आपको मैंने कल बताया था कि इन दोनों एंगल का सम A के बराबर होता है, राइट। तो ये वाला जो एंगल है ये आपका A माइनस R2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A माइनस R2। और फिर यहाँ और यहाँ स्नेल फ्लो आप लगा सकते हैं। तो आप एक काम करेंगे, इसमें इसको इक्वल का साइन तो मैंने हटा दिया क्योंकि ऑप्शन में दिया नहीं है, पर वो भी अगर दिया होता तो वो टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये सरफेस को जस्ट ग्रेज करेगी, तो इसको भी ट्रांसमिट ही माना जाता है, अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, जस्ट TIR की कंडीशन। अब इसके बाद मुझे A माइनस R2 करना है, तो आप समझो ये है, तो आप माइनस अगर यहाँ लगाओगे, माइनस यहाँ लगा दो, तो अगर दोनों तरफ माइनस लगाते हैं तो ध्यान रखना बीच का ये जो साइन होता है ना, ये उल्टा हो जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 2 है और ये 3 है, तो 2 3 से छोटा था, लेकिन अब आप इसमें ये स्क्रीन को थोड़ा मुझे बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। 2 और 3 में 3 बड़ा है, लेकिन जैसे ही माइनस आप लगाते हो, इस चीज छोटी सी बात है लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही आप माइनस लगाओगे, -2 बड़ा हो गया तो साइन भी फिर आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसमें फिर हमने A इधर ऐड कर दिया, A इधर ऐड कर दिया, तो A ये आ गया और A ये आ गया, तो A माइनस R2 ग्रेटर देन A माइनस C, ठीक। अब आप इसमें स्नेल्स लॉ अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 sin थीटा, इसको साइड में रखते हैं और इधर सॉल्व करते हैं। पहले 1 sin थीटा इज इक्वल टू इसका म्यू और साइन A माइनस R2। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फर्दर देखिए, वन साइन थीटा लेस देन म्यू साइन A माइनस R2। अब आप सोचिए ये जो A माइनस R2 है और ये A माइनस C है, अगर मैं इसको A माइनस C से रिप्लेस करूंगा छोटी वैल्यू से, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, तो अगर इसमें मैं A माइनस R/2 की जगह ये अगर मैं रिप्लेस कर दूं, तो मुझे पता है कि ये, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें साइन भी ले लेता इसका, तो ये आ जाता है ग्रेटर देन साइन A माइनस C, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली छोटी है, तो अब आपको यहाँ पे समझना होगा, ये साइन थीटा और इक्वल्स टू म्यू साइन, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन अब इसकी जगह मैं छोटी वैल्यू रखूंगा तो फिर मैं ये कह सकता हूँ साइन थीटा बड़ा हो जाएगा, इससे म्यू साइन और A माइनस C, क्योंकि मैंने छोटी वैल्यू रख दी ना, इसकी जगह यहाँ पर इसकी जगह ये रखूंगा, तो ये वाला टर्म बड़ा था, तो ये वाला टर्म और ये तो बराबर है, तो आप छोटा वैल्यू रखेंगे तो ये वाला टर्म बड़ा हो गया, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा ग्रेटर देन साइन इनवर्स म्यू साइन और A माइनस C, ठीक है। अब इसमें C आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो वो फिर से एक बार वो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन आप जानते ही हो, कि जो साइन C होता है या मैं कहूँ C होता है, वो साइन इनवर्स 1/म्यू होता है, ठीक है। तो वो आप वैल्यू रखेंगे, कोई ना कोई ऑप्शन इसमें मैच कर रहा होगा, साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस C। तो मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन, पहले तो कोई ना कोई मिल जाएगा इसमें ऑप्शन। ये जेई मेन का क्वेश्चन है, तो अब इसमें थीटा साइन ग्रेटर देन साइन इनवर्स म्यू साइन, ये सी वाला ऑप्शन अगर आप देखें, सी वाला ऑप्शन देखिए, A माइनस सी है ना, A माइनस सी, और ये सी की वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे तो ये आ जाएगा थीटा ग्रेटर देन साइन इनवर्स म्यू साइन और A माइनस साइन इनवर्स 1/म्यू, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है।
तो आपका आंसर मैच कर जाएगा इसमें, सी वाला। बढ़िया सवाल है, ठीक है। बाकी दो ऑप्शन ए और बी आप देख ही रहे हैं, दो ऑप्शन हैं इसमें, कॉस का एक्सप्रेशन है और सी और डी वाले ऑप्शन है, एक में ग्रेटर देन एक में लेस देन। यहाँ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा फिर से, इक्वल का साइन भी दिया जा सकता था जस्ट ग्रेज करके, तो वो दिया नहीं है, तो इसके लिए हमने उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन वो भी लिया जा सकता था। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी, और आप ये लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। प्रिज्म की थ्योरी मैंने कल कराई दी थी, वीडियो अपलोड कर ही दिया है। इसके बाद ये शीट में डिस्कस कर रहा हूँ, दो चार सवाल मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, जो ना आए वो आप अलग से भी पूछ लेना। अभी आजकल मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, आपके डाउट वाउट भी मेरे पास पड़े हुए, क्योंकि मैं पेपर बनाने में बिजी था, थोड़ा सा बीच में एक दो दिन हेल्थ इश्यू भी थे, हेल्थ ठीक नहीं थी, तबीयत सही नहीं थी, तो आपके क्वेश्चन के आंसर मैं भेजता हूँ। पेपर मैंने बना दिया आपका, संडे नहीं मंडे को 14 को पेपर है आपका, पेपर बहुत अच्छा है, तो आप पेपर दें जरूर, चाहे स्कोर भले थोड़ा कम आए, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता, सीखने को मिलेगा। मेन चीज तो ये है, कुछ पेपर आसान आएंगे, कुछ टफ भी आएंगे, और आपको उसी हिसाब से ये नहीं सोचना है, डिमोटिवेट नहीं होना है कि हमारा स्कोर कम हो गया। पेपर अच्छा है, मेन चीज क्या है कि आपको एक टफ पेपर को अटेम्प्ट करने की एक हिम्मत तो मिलेगी कि टफ पेपर, और अपना कूल कंपोज रह के, ये नहीं फालतू नहीं करना है, आप पेपर में ढूंढो पहले वो सवाल जो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पेपर अच्छा रहेगा इस बार, और देना जरूर है, ठीक है। जो भी बच्चे दे रहे हैं, किसी पेपर में स्कोर आपका बढ़ेगा, किसी में कम भी होगा, तो आपको पैनिक नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि मेरा स्कोर कम है। मेन क्या है, पेपर आपके पास आ जाएगा, मैं हार्ड फॉर्म में, मतलब उसको मेल भी आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ, और बाकी तो ऑनलाइन तो लाइव देते ही हो, तो उसको बाद में भी आप अटेम्प्ट करो, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो पूछ भी सकते हो। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, अभी मैंने 14 और 21 तक के पेपर रेडी कर दिए, हालांकि फुल सिलेबस वाले तो मोस्टली मैंने रेडी कर ही दिए थे पहले। अभी एक और रह गया है, जो वो है ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का, जो 28 को होगा। आपका सिलेबस तो मैं बहुत पहले करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 7 में मुझे लगता है आप कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है, और 8 भी कर लोगे, ये सब इजी है। मैं इधर आ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 आईआईटी का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 बढ़िया क्वेश्चन है। इसके पहले के क्वेश्चन आसान है, मेरे ख्याल से आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो खुद से, और फिर भी अगर ना आए आपको तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। जितने भी ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आंसर पीछे दे ही रखें, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और फिर भी ना आए तो पूछ लेना। इसमें क्वेश्चन 12 में बताता हूँ, क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन 13 है, ये अच्छे क्वेश्चन है। इसके आगे के क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 वाला, 16 वाले में ये क्वेश्चन है, इसके अलावा ये 15 वाला है, इसमें देखिए एक फेस को सिल्वर कर दिया, अभी जो मैं बता रहा था ना आपको, ये वाला एक फेस को सिल्वर कर दिया है इसने, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज सिल्वर्ड, अभी ऊपर जो बताया उसी तरह का कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। और कह रहा है नीचे थर्ड लाइन में आप देखिए, अदर फेस विल रिट्रेस इट्स पाथ फ्रॉम सिल्वर्ड फेस, तो रिट्रेस करने का मतलब वैसे ही लौट आएगी। आज जो क्वेश्चन बताया मैंने बोर्ड पे, तो ये फिर से देखिए क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट का रिपीट हो गया, पहले भी नीट में आया 2014 में, और अब ये देखिए 2018 में भी आ गया क्वेश्चन, और इसके आगे वाला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। मुझे लगता है ये आप कर लोगे, नहीं आए पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी लेटेस्ट लास्ट ईयर ही आया नीट 2020 में, ठीक है। और इसमें स्मॉल एंगल है प्रिज्म का, बस ये कहा है कि प्रिज्म का एंगल स्मॉल है, ठीक है। चलो मैं इसको 16 वाले को बताता हूँ, फिर इसमें जो अच्छा सवाल है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 13 और 12, आईआईटी के दोनों बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैं डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन पहले 16 वाला देख लेते हैं, ये क्योंकि लेटेस्ट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी के क्वेश्चन में अगर आप देखें, ये 14 वाला है नीट 2017 में, ये थिन प्रिज्म का कॉम्बिनेशन मैंने बताया था आपको, कल ही बताया। तो कई बार बच्चे क्या सोचते, क्वेश्चन देने का पर्पज ये था कि बहुत पुराना नहीं है, नीट 2017 में क्वेश्चन आया है, और थिन प्रिज्म के कॉम्बिनेशन कल पढ़ाए थे। मैंने भी कहा था कम क्वेश्चन पूछे गए लेकिन आ सकते हैं, और देखिए नीट 2017 का क्वेश्चन है ये। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन आपसे जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा ये आएगा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये काम टीचर के लिए छोड़ दो, ज्यादा अच्छा है, टीचर बेहतर जानता है और वो आपको सही गाइड भी करेगा। अब जैसे क्वेश्चन 16 हो गया, 14 भी है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म का क्वेश्चन आ गया। इसमें कह रहा था कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन,
तो डिस्पर्शन चाहिए, डेविएशन नहीं चाहिए। तो मैंने कल आपको सेकंड केस जो बताया था डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का, वो है ये। और अगर आपकी क्लास मिस हो गई तो आप देख भी सकते हैं, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। और ये कई बच्चे ये सोच के चलते हैं कि ये सिलेबस में है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही कम पूछेंगे, बट लेटेस्ट ही आया है। तो मैं तो वैसे भी कहता हूँ कि सिलेबस में तो अपडेट रहता हूँ और पढ़ाता वही चीजें हूँ जो पूछी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन 16 में चलिए बताता हूँ, पहले इजी है और फिर आईआईटी वाले क्वेश्चन थोड़ा इसके बाद लेंगे। तो क्वेश्चन 16 में कह रहा है a rays incident at an angle of incidence I on one of the surface of a small angle prism with angle of prism A and emerges normally from the opposite surface। दूसरे surface से normally निकल आती है। If the refractive index of the material of the prism is mu, then the angle of incidence is nearly equal to I की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, तो देखो समझो, एक तो थिन प्रिज्म है, ठीक है, तो यहां से ये रे इंसिडेंट करी और ये ऐसे नॉर्मली निकल गई, और क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है ये आपका एंगल आई क्या होगा, ये एंगल ए है, ठीक है, ये एंगल ए है और ये आई है, ठीक है, और नॉर्मली निकलने का मतलब है कि ये एंगल आपका कितना हो गया 90, ऐसे इमर्जेंट नॉर्मली। तो इसका मतलब डेविएशन इस वाले फेस पे तो हुआ नहीं। और अगर हम इसमें डेविएशन की बात अगर करें तो डेविएशन भी बता सकते हैं। तो डेविएशन का एक फॉर्मूला तो ये होता है डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है, ये वाला डेविएशन का फॉर्मूला होता है। बट अभी देखना है हमें क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, एक तो म्यू और ए, और हमसे एंगल ऑफ इंसिडेंस डिमांड कर रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस डिमांड कर रहा है। तो देखो ये 90 है, ध्यान से देखना, ये 90 है, ये ए है, तो ये 90 माइनस ये 90 है, ये ए है, ये 90 माइनस ए हो जाएगा, तो ये फिर ए हो जाएगा। तो इस पे भी मत जाओ क्योंकि हमें डेविएशन तो क्वेश्चन में दिया नहीं, हालांकि निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, तो ये तो काम करेगा नहीं, तो इसे यूज करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें लगाएंगे यहाँ पे स्टेंस लो, तो 1 sin i म्यू साइन ए, ठीक है, 1 sin i म्यू साइन ए। और क्योंकि प्रिज्म छोटा है तो मैंने आपको बताया भी था, जो डेविएशन वाला ये फॉर्मूला कल मैं जब डिराइव कर रहा था तो मैंने आपको अप्रोच बताई थी कि इस फॉर्मूले को निकालना हो तो साइन और इनकी वैल्यू को छोटा है, तो आप जानते हैं कि एंगल जब छोटा होता है तो साइन आई को ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। हमसे क्वेश्चन में आई डिमांड कर रहा है, तो आई की वैल्यू आ गई म्यू है। बस आगे इतना इजी है, आपको आंसर देखना है तो आंसर में दिखा देता हूँ। और इसका आंसर कौन सा हो गया, म्यू है, यानी डी वाला ऑप्शन हो गया, लास्ट 16 का डी, 16 का डी, ठीक है, 16 का डी। अब देखिए ये इजी क्वेश्चन हुआ, काफी इजी हो गया, केवल स्टेंस लॉ लगाया है और साइन आई आपको कई बार पहले भी मैंने बता दिया है कि अगर एंगल छोटा होता है, ठीक है, तो साइन आई को आई, टेन आई को आई, या साइन थीटा को थीटा, टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 वाला भी देख ही लो, क्योंकि थिन प्रिज्म के क्वेश्चन है और इसको इस तरह के क्वेश्चन बच्चे नॉर्मली कम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए थिन प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव एंगल 10 डिग्री है, is made of glass of refractive index this, this prism is combined with another thin prism of refractive index this। तो ये डायग्राम मैंने बनाया था, है ना, एक का एंगल ए है और दूसरे का ए डैश है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, दूसरे का म्यू डैश है, ठीक है। और क्या कह रहा है, thin prism having refractive index angle 10 degree is made of glass of refractive index 1.42। तो इसमें म्यू की जो वैल्यू है ये 1.42 है, इसके म्यू की वैल्यू 1.7 है, और एक में प्रिज्म का जो एंगल है ये वाला ये 10 डिग्री है, और इस वाले का एंगल पूछ रहा है, यही तो पूछा है। दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द सेकंड प्रिज्म शुड बी, और जो एंगल होना चाहिए वो कितना हो। तो देखो मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ी कर दूं, अब यहाँ पे आपको पता है डेविएशन नहीं चाहिए, यानी जितना ये डेविएशन देगा उतना डेविएशन ये अपोजिट सेंस में देगी, यानी इसका डेविएशन और इसका डेविएशन बराबर होगा, जनरल कॉन्सेप्ट तो यही है। तो अब थिन प्रिज्म में तो आप इसका डेविएशन लिखेंगे येलो कलर वाला। अच्छा ये मीन वैल्यू है, ध्यान रहे जब दिया नहीं है तो इसे मीन वैल्यू या येलो कलर वाली वैल्यू ले सकते हैं, और इनटू ए, और ये आ जाएगा म्यू माइनस 1 म्यू डैश और ए डैश, आपको ए डैश बताना है, तो इसको आप इधर ले आओ, आगे तो आप कर ही लोगे। म्यू माइनस 1, इसमें म्यू माइनस 1 1.42 माइनस 1 इंटू 10, तो 4.2 तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा 1.7 माइनस 1 ये 0.7, तो ये 6 डिग्री आ गया। सिंपल है, अगर आइडिया पता है, कॉन्सेप्ट पता है तो मुश्किल नहीं है,
इजीली आप क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे आता हूं मैं। ये जो 2 क्वेश्चन है आईआईटी के, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रखे हैं मैंने, दोनों ही बढ़िया एग्जाम्पल है। इसमें तो मेरे ख्याल से कुछ खास बताने का था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसकी थ्योरी मैं कल ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और वैसे भी बताया आपको, नीट में जो क्वेश्चन आते हैं स्टेट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा लॉजिक हाईफाई नहीं होता। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप ऑप्शन देख सकते हैं, 6 डिग्री है आंसर हमारा, तो इसमें 6 डिग्री यानी बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आंसर। अब आ जाता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 13 और 12, हम ये वाले करेंगे। तो पहले मैं 12 वाला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। 12 वाला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखें पहले तो। एक राइट एंगल प्रिज्म है और इसमें 45, 90 और 45 के एंगल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हैज ए प्लेन ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये प्रिज्म है और इसके यहाँ पे प्लेट को चिपका दिया है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n और इसका n1, और यहाँ लिया है n1 छोटा है n से। ये भी मैं लिख ही देता हूँ इसमें। n1 की जो वैल्यू है, ठीक है, n1 की जो वैल्यू है वो छोटी है, प्लेन ग्लास स्लैब है ये, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। सीमेंटेड ऑन द डायगोनल फेस ऑफ द प्रिज्म द रेज इंसिडेंट एट AB, और इसका नाम भी है ये A, ये B, ये C। ठीक है, ABC, और यहाँ पर इसमें किसी एंगल थीटा पे इसको इंसिडेंट किया गया है यहाँ से, ये नॉर्मल है। ठीक है, इसके बाद आगे कह रहा है 2 क्वेश्चन पूछे इसमें, इसको ऊपर कर दूं थोड़ा सा। कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट AB फॉर विच द रिफ्रैक्टेड रे स्ट्राइक द डायगोनल फेस एट क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये आपका 45 का एंगल है और ये थीटा बताना है। उसके लिए कह रहा है कि ये रे जब यहाँ जाए और इसको जब टकराए, ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल पे टकराए। ठीक है, और क्रिटिकल एंगल टकराए तो ध्यान रहे ये एंगल जो आएगा इसके नॉर्मल के साथ, ये क्रिटिकल एंगल है। ध्यान रहे ये डेंसर हो गया है ना, दिया है ना, n बड़ा है n1 से, ये रेयर हो गया। तो यहाँ TIR होने के पूरे चांसेस है। ठीक है, तो पहला पार्ट ये है, कह रहा है कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट AB फॉर विच द रिफ्रैक्टेड रे स्ट्राइक द डायगोनल फेस एट क्रिटिकल एंगल। तो मैं जरा स्क्रीन को बड़ी करता हूँ, सेकंड पार्ट पे थोड़ी देर में आएंगे, पहले फर्स्ट पार्ट निपटा लेते हैं। और ये कह रहा है क्रिटिकल एंगल पर टकराए तो उसके लिए एंगल थीटा बताना है। ठीक है, तो नाउ सी, ये यहाँ से रे आ गई, यहाँ आके टकराएगी, और ये कह रहा है क्रिटिकल एंगल पर टकराए, तो यही एंगल क्रिटिकल एंगल है। राइट, ये एंगल क्रिटिकल एंगल है, ये 90 है, ये 45 है, 45। ठीक, तो ये थीटा क्या होगा, तो अब थीटा निकल आएगा बाहर। तो n की वैल्यू 1 ले लेते हैं जब दिया नहीं है तो अब इसको निकालने के लिए पहले मुझे इस वाले एंगल की रिक्वायरमेंट है। ये वाला एंगल मुझे मिले सबसे पहले, और ये मिलेगा जब ये C पता लगे, क्योंकि ये C अगर हमें पता लग जाएगा तो देखो ये C है, अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस C, और ये निकल आएगा और वहां से फिर ये वाला एंगल निकल आएगा। तो यही कैलकुलेशन मेन है। आप देखिए कोई हाई फाई नहीं है, सिंपल ट्राइंगल के 3 एंगल से ही आपको कैलकुलेशन करनी है। आप मेरी बात पर ध्यान दे रहे होंगे, ये क्रिटिकल एंगल है यहाँ पे, तो ये नॉर्मल है, तो ये 90 माइनस C हो जाएगा। ये वाला एंगल मुझे चाहिए, जब ये मिल जाएगा, जब ये मिल जाएगा तो ये वाला निकल आएगा, फिर स्नेल्स लॉ लगा देंगे इन दोनों के लिए। ठीक है, तो अब इसमें देखिए पहले तो इस एंगल को निकाला जाए, ये कितना होगा। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 180 में से 45 माइनस किया मैंने 90, और प्लस हो गया C। ठीक है, ये आ गया कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 180 माइनस 90, तो 90 और माइनस 45, 45 और प्लस C, ये निकल के आया एंगल। ठीक है, यानी ये वाला एंगल आपका आ गया 45 डिग्री प्लस C। अब आप चाहो तो चेक कर लो, 45, 45, 90 माइनस ये प्लस C माइनस C, ये कट गया, और 90, 180। अब ये टोटल एंगल 90 है, उसमें से ये माइनस कर दूंगा तो मुझे ये अंदर वाला एंगल पता लग जाएगा, जो कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। नाउ तो इसमें से मैं 90 में से इसे माइनस कर देता हूँ, तो 90 में से माइनस करूंगा तो माइनस 45 और माइनस C, तो 45 डिग्री माइनस C ये आ गया। सो ये हमारा एंगल आ गया 45 डिग्री माइनस C। अब यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, और स्नेल्स लॉ लगा के फिर आगे बढ़ेंगे।
तो ये आ जाएगा 1 sin थीटा, 1 sin थीटा इक्वल्स टू म्यू, म्यू नहीं है एन है, सॉरी एन दिया है एन, और साइन 45 डिग्री माइनस सी। ठीक है, तो ये यहाँ से साइन थीटा आ गया, साइन इनवर्स करके लिख सकते हो। तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एन और साइन 45 डिग्री माइनस सी। नाउ क्वेश्चन में सी तो दिया नहीं है, अब यहाँ पे सी लिखने में कई लोग गलती कर जाएंगे, साइन सी को 1/म्यू कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे इधर और इधर का मीडियम। तो आपको याद होगा मैंने पहले भी कहा था साइन सी जब लिखते हैं तो 1/म्यू जब लिखो तो ये जो म्यू आता है ये हमेशा डेंसर विद रेस्पेक्ट टू रेयरर आता है। तो डेंसर कौन सा है एन, और ये रेयरर है तो n/n1, तो ये बन गया n1/n। यहाँ से सी की वैल्यू साइन इनवर्स में वहां रखेंगे। और एक बार आंसर भी हमें देखना होगा, क्यों कि यहाँ साइन 45 माइनस सी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं इसको ओपन कर दिया हो, साइन 45 माइनस सी तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला तो नहीं लगा दिया, फिर हम उसको भी लगा देंगे। फिलहाल तो हम इसको लिख लेते हैं, तो ये आ गया n साइन और 45 डिग्री माइनस, और ये वैल्यू यहाँ से c की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स n1/n। ठीक है, तो यहाँ मैं रख देता हूँ साइन इनवर्स n1/n। ठीक है, ये एक आंसर हो सकता है, या तो आंसर ऐसे ही दिया होगा, और नहीं दिया हो तो साइन 45 के लिए इसे ओपन कर लेंगे, पहले साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के, तो 1/√2 के फैक्टर और आ जाएंगे। एक बार आंसर देखते, नहीं तो फिर इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे। मैं अभी आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ, पहले देख लेते हैं आंसर इतना ही निकालना है या इससे ज्यादा निकालना है। ये भी सही है, ठीक है। ये रहा ऑप्शन क्वेश्चन 12 का, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एन साइन π/4। हाँ मैंने 45 लिखा है, इसमें π/4 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, साइन इनवर्स n1/n, तो इतना ही छोड़ना है हमें। ठीक है, उसको फर्दर नहीं ओपन नहीं करना था। तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया इसका, ठीक है, फर्स्ट पार्ट आ गया। अब इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है अगर n की वैल्यू, यानी ये वाला, ये n की वैल्यू √3/2 है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा फॉर विच द रिफ्रैक्टेड रे पास थ्रू द डायगोनल फेस अनडेविएटेड। अब देखिए ये एक इंटरेस्टिंग बात आ गई, क्योंकि बच्चा नहीं समझ पाता यहाँ पे आगे कि अब करें क्या, लेकिन ये कह रहा है कि ये डायगोनल फेस है, ये डायगोनल फेस से बिना मुड़े चली जाए, तो इसमें ये n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू तो दे रखी है, सॉरी थीटा की वैल्यू क्या होगी कि बिना मुड़े चली जाए। तो पता है ऐसा कब हो सकता है कि बिना मुड़े, जब इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर आए, और परपेंडिकुलर आती तो आप जानते हैं बिना डेविएशन के चली जाएगी। यही कॉन्सेप्ट ध्यान में नहीं आता बच्चे को। ये क्वेश्चन पूछने आता है कि सर ये फर्स्ट पार्ट तो हमने निकाल लिया, बड़ा सा आ गया, सेकंड पार्ट में समझ में नहीं आ रहा, जबकि सेकंड पार्ट बहुत आसान है। सेकंड पार्ट बहुत आसान है, क्योंकि कहा है कि डायगोनल फेस से अनडेविएटेड कब जा सकती है, क्योंकि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, यानी कि फेस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस तो नॉर्मल के साथ होता है, फेस के साथ एंगल 90 होगा, यानी ये जो रे आ रही है, ये वाली जो रे है, ये ऐसे जाके इंसिडेंट होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी ये वाला एंगल जो आएगा मिरर के साथ वो 90 हो जाएगा। तो इसमें फिर आप लॉजिक लगा देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं सेकंड पार्ट यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। सेकंड पार्ट के लिए ये जो फिगर बनाया है, इसी फिगर को एकदम सिंपल रखते हैं, यानी आपको एक बात समझनी होगी कि इसमें जो स्लैब है उसका रोल ही खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ से जो रे आ रही है ऐसे करके और ऐसे जब जाएगी तो ये ऐसे निकल जाएगी, यानी ये वाला एंगल 90, ये वाला 90, और ये थीटा डिमांड कर रहा है आपसे, ठीक है, थीटा डिमांड कर रहा है। ये थीटा है, ये n की वैल्यू दे दी है क्वेश्चन में, ये 45 है, ये 90 हो गया। अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये 45 हो जाएगा, और ये 45 है तो ये भी 45 होगा। आई थिंक मेरी बात समझे होगे आप। देखो ये अनडेविएटेड जाने का मतलब ये 90 का एंगल, ये 45 दिया ही था, ये 45 दिया है तो ये 45 हो जाएगा 45, और ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है नॉर्मल। बस स्टेस लॉ लगा दो, तो 1 sin थीटा, थीटा निकालना है, और n की वैल्यू क्वेश्चन में √3/√2 ये दे रखी है, और sin 45 स्टेस लॉ तो 1/√2, तो ये कितना आ गया आपका √3/2। अब sin थीटा √3/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया ये, ठीक। अब मेडिकल में पता है क्या करेगा, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूरा ये वाला डायग्राम बना के दे देगा मेडिकल में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो।
तो पूरा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ये जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको दिखाया ये सब्जेक्टिव पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था उस समय, तो 2 पार्ट थे। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव में बनाएगा तो क्या करेगा, पूरा का पूरा फिगर कॉपी कर देगा, फर्स्ट वाले पार्ट को पूछेगा ही नहीं, या फर्स्ट ही पूछ लेगा, सेकंड को नहीं पूछेगा। अच्छा सवाल तब बनेगा इसमें ये n1 दे देगा, n की वैल्यू बता देगा और आपसे थीटा पूछेगा और अनडेविएटेड की कंडीशन। तो आधे बच्चे तो इसी में घूमते रह जाएंगे कि स्लैब का क्या करें, n1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं है, जबकि आपको ये बताया है कि अनडेविएटेड जाए तो परपेंडिकुलर जाएगी, तो इसका रोल ही खत्म हो जाएगा। n1 कुछ भी होता रहे फर्क नहीं पड़ता, n1 कुछ भी होता रहे क्योंकि परपेंडिकुलर जा रही है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो ये आपका 60 डिग्री एंगल आ जाएगा इंसिडेंस वाला, आप इसको नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है इसमें, आईआईटी का बढ़िया एग्जांपल है, वो और बता देता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है, वो भी बहुत बढ़िया है। ऐसे और भी क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर आपको और अच्छे प्रिज्म के क्वेश्चन ट्राई करने हो ना, तो आईआईटी एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको, अगर कोई बुक मिल जाए, प्रैक्टिस अच्छी करनी है तो आईआईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और भी 2-4 क्वेश्चन उसमें हैं अच्छे वाले। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन में 13 में भी 2 ही पार्ट है, और देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाया है, इसमें 2 पार्ट है, और इसमें कह रहा है फाइंड द वेवलेंथ लैम्डा नॉट, फाइंड द वेवलेंथ लैम्डा नॉट फॉर विच रे इंसिडेंट एट एनी एंगल एट द इंटरफेस बीसी पास थ्रू विदाउट बेंडिंग, और n1 और n2 की वैल्यू दे दी है, और लैम्डा वेवलेंथ दे रखी है नैनोमीटर में, ठीक है। बताता हूं इसका मतलब क्या है, बहुत अच्छा सवाल है ये, इसका पूरी शीट का सबसे अच्छा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं वो मैं बोर्ड पे लिख लेता हूँ, और जो फिगर बना रखा है वो बना देता हूँ। आप में से देखिए ये क्वेश्चन जब सब्जेक्टिव आए ना, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन आए सब्जेक्टिव वाले। इसमें ये एंगल 60 है, ये एंगल 40 डिग्री है, ये मैं स्क्रीन बड़ी कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, पहले मैं लिख लेता हूँ। ये 70 डिग्री है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और इसका n2। अब n1 और n2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। n1 की वैल्यू दी है 1.2 प्लस 10.8 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 10.8 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर, और इधर दिया है ये आपको 1.45 प्लस 1.8 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है पढ़ लो आप, क्योंकि मैं स्क्रीन को इसको मिनिमाइज करूंगा, सेकंड पार्ट पे बाद में आएंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट में बाद में आएंगे। ये 60 है, ये 40 है, ये 20 है और ये 70, ठीक। अब देखिए जिस बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है ना, वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा। कह रहा है फाइंड द वेवलेंथ लैम्डा नॉट, वो वेवलेंथ बतानी है लाइट की, लैम्डा नॉट फॉर विच द रे इंसिडेंट एट एनी एंगल एट द इंटरफेस बीसी। अब इसका नाम भी है, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ए ये है, ए ये है, और ये आपका बी है, और ये सी है, और ये आई थिंक डी है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बीसी ये जो इंटरफेस है ना, इस पे किसी भी एंगल पे आ जाए, किसी भी एंगल पे आ जाए, बेंड ना हो, लेकिन मतलब कहने का ये है कि यहाँ से अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं और ये ऐसे करके जाए तो किसी भी एंगल पे आए, यहाँ से बिना मुड़े, देखो मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, ये n1 है, ये n2 है, फिर भी कह रहा है कि यहाँ मुड़े ना, ऐसे ही चली जाए। तो ऐसे जाने के 2 कारण हो सकते हैं, एक तो ये हो कि ये नॉर्मल इंसिडेंट हो, लेकिन नॉर्मल इंसिडेंट तब होगी जब ये वाला एंगल फिक्स किया जाए, इसको फिक्स करेंगे तब जाके ये एंगल 90 फिक्स होगा। बट ये कह रहा है कि यहाँ एंगल कुछ भी होता रहे, यहाँ एंगल कुछ भी होता रहे, ये डेविएशन ना हो। और आप जानते हैं कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो बेंडिंग तो होगी, रिफ्रैक्शन तो होगा, लेकिन एक सूरत में रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता, और वो ये है कि ये दोनों मीडियम सेम हो जाए। क्योंकि अगर सेम मीडियम में चलती, जैसे यहाँ से यहाँ तक गई तो क्या मुड़ी, नहीं मुड़ी। तो ये दोनों मीडियम अगर सेम हो जाए, यानी n1 और n2 की वैल्यू बराबर हो जाए, तो फिर n1 और n2 की अगर वैल्यू बराबर हो जाएगी तो ये लाइट रे बिना मुड़े चली जाएगी, यही कह रहा है। और आप ध्यान से देखें, ये पता है क्या है, ये जानते हो, ये कॉची का रिलेशन है, a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर, याद आ गया होगा, म्यू इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर, और ये म्यू इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर।
तो इसमें वो लेमडा की वैल्यू क्या ली जाए, दोनों के केस में वैल्यू सब अलग है, ए और बी की वैल्यू अलग है दोनों में, लेकिन एक ऐसा लेमडा चुनना है जिसके लिए n1 और n2 बराबर हो जाए, और अगर बराबर हो गए तो फिर ये बाउंड्री का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ये दोनों मीडियम सेम हो गए तो बाउंड्री है ही नहीं। अब बाउंड्री है ही नहीं तो ये तो बेवकूफ बनाने के लिए दिए, इसका मतलब अगर हम ऐसा लेमडा निकाल लेते हैं तो फिर तो चाहे यहाँ एंगल कुछ भी रहे, जब मीडियम सेम हो गए तो लाइट तो बिना मुड़े जानी ही है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब आपको करना ये है कि सिंपली इन दोनों को इक्वल रख दो और इक्वल रख के सॉल्व करो, लेमडा निकाल लो। क्वेश्चन में बताया है कि लेमडा नैनोमीटर में है, पहले से ये लेमडा नैनोमीटर में, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नैनोमीटर में ही आएगी वैल्यू सॉल्व होने के बाद। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से स्क्रीन को कर देता हूं थोड़ा बड़ा, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, स्क्रीन छोटी थी उस समय, कि ये दोनों मीडियम अगर सेम हो गए, ये एंगल कुछ भी होता रहे, कह रहा है क्वेश्चन में कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, यहां से बीसी से जो रे जाए वो बिना डेविएशन के जाए, वो तभी पॉसिबल है। आपने कहा सर बिना डेविएशन के, आपने पीछे बताया था नॉर्मल इंसिडेंट हो, लेकिन नॉर्मल इंसिडेंस इस आई की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आएगी, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 90 में सेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी पता है, दिक्कत तब आएगी कि ये एंगल अगर वेरी करेंगे तो ये एंगल वेरी करेगा, फिर भी ये कह रहा है कि बिना मुड़े जाए, तो बिना मुड़े तब जा सकते हैं जब दोनों मीडियम सेम हो, क्योंकि एक ही मीडियम हो गया ना पूरा, तो उसमें तो मुड़ने का सवाल ही नहीं है। मुड़ती कब है, रिफ्रैक्शन कब होता है, जब मीडियम चेंज हो, और यहाँ तो मीडियम चेंज होगा नहीं, अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो रे बिना डेविएशन के चली जाएगी। तो अब यहाँ पर आप n1 और n2 को अगर बराबर कर देते हैं, n1 इक्वल्स टू n2, तो ये 1.2 प्लस 10.8 इंटू 10 टू द पावर 4 लैम्डा स्क्वायर ये, और 1.45 प्लस 1.8 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर लाऊंगा, तो ये बन जाएगा आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और इसको इधर लाएंगे तो 0.25। ठीक है, इस लैम्डा स्क्वायर को, अच्छा 0.25 आया, इसको 1/4 कर लेता हूँ, तो ये इधर आ जाएगा, और लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 9 4 36 और 10 की पावर 4 स्क्वायर रूट लोगे तो ये 600, और ऑलरेडी कह रहा है कि लैम्डा नैनोमीटर में, तो ये नैनोमीटर, पहला आंसर आ गया आपका। ये वो लैम्डा नॉट है जिसकी वो डिमांड कर रहा था क्वेश्चन में, ये वही लैम्डा नॉट है। ठीक है, अब ये लैम्डा नॉट आ गया आपका कितना, 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर आ गया लैम्डा। ठीक, लैम्डा नॉट। अब इसमें ये पार्ट तो सिंपल है, केवल ये लॉजिक आपको हिट करना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा ना बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसके बाद आगे क्या है, आगे सेकंड पार्ट में कह रहा है कुछ और, आगे इसने बोला है कि अगर यही लैम्डा नॉट की वैल्यू हम लेके चलते हैं, अगर यही लैम्डा नॉट की वैल्यू लेके चलते हैं, तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मिनिमम डेविएशन शायद पूछा है, कुछ और पूछा है, एक मिनट देख लेते हैं। For the light of wavelength lambda naught, find the angle of incidence I on the face AC face पे, such that the deviation produced by the combination of the prism is minimum। प्रिज्म जो है मिनिमम डेविएशन करे, उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो वो मेरे ख्याल से आप निकाल लोगे। इसमें करना ये होगा, सबसे पहला तो इसमें सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जो म्यू की वैल्यू है वो निकाली जाए, म्यू यानी n1 n2। तो जब आप ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यहाँ से ये म्यू कह लो या n1 n2 कह लो, एक ही बात है, किसी एक में रख लो। ठीक है, तो मान लो मैं n1 रख लेता हूँ, तो ये 1.2 प्लस 10.8 और 10 की पावर 4 और ये लेमडा का स्क्वायर। तो ध्यान रखना नैनोमीटर मत रख देना इसमें, क्योंकि ऑलरेडी बता रखा है कि लेमडा पहले से ही नैनोमीटर में, तो इसका स्क्वायर करोगे यानी ये आएगा 36 और 10 की पावर 4, इससे ये कट जाएगा और इससे ये 0.3 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ गई 1.5, ये म्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप इस बाउंड्री को कर दो गायब, इस बाउंड्री को कर दो गायब, क्योंकि दोनों मीडियम क्या हो गए सेम। ये तो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये बाउंड्री गायब होगी। तो इसके बाद देखिए, कल मैंने आपको एक बात समझाई थी, आपको समझ में आएगा प्रिज्म होता क्या है। क्या मैं इसे प्रिज्म कह सकता हूँ भैया, क्या मैं इसे प्रिज्म बोल सकता हूँ? देखो ये 60 है और ये 40 और 20, ये भी 60 हो गया। जो लोग क्लास कर रहे हैं अगर जाग रहे हो तो आप बता सकते हैं क्या ये प्रिज्म कहा जा सकता है? कल मैंने समझाया था प्रिज्म की कंडीशन क्या होती है, प्रिज्म की कंडीशन। यस सर, कह सकते हैं। कह सकते हैं, क्या बताया था? दो सरफेस जो नॉन पैरेलल हो, भले ही ये ट्राइंगुलर प्रिज्म नहीं है, भले ही ये ट्राइंगुलर प्रिज्म नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि ये
ट्रायंगुलर प्रिज्म का लुक इसको दिया जा सकता है। वैसे भी हमें ट्रायंगुलर ना हो, ये एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का है, तो भी हमको दो नॉन पैरेलल फेस चाहिए होते हैं। मैंने आपको बताया था पेंटागोनल प्रिज्म भी होता है, हम पढ़ते ट्रायंगुलर है बट पेंटागोनल भी होता है, हेक्सागोनल भी होता है, कोई भी दो ऐसे सरफेस जो नॉन पैरेलल हो वो प्रिज्म का काम कर सकते हैं, तो इसमें है। और अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाए, अब देखो ये 60 हो गया और ये 40 20 60 हो गए, तो ये एंगल कितना बचा 60। यानी कि अगर हम कहें भले क्या हुआ ऊपर का पार्ट क्या पता टूट गया हो, तो क्या ये प्रिज्म का काम नहीं करेगा? अभी भी देखो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है। अब आप देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और प्रॉपर लुक दे देता हूँ, ठीक है। ये एंगल आपका 60 आ गया, ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। और यहाँ से जब ये जाएगा ऐसे करके, ठीक है, यहाँ और फिर ऐसे हो जाएगा। आपको याद होगा कल ही मैंने बताया था, कल ही मैंने आपको बताया था कि ये जो मिनिमम डेविएशन के केस में ये वाली रे बेस के पैरेलल हो जाती है। अब आप सोचिए कि अगर ये इसके पैरेलल है, ये एंगल 60 है, तो क्या मैं इसे 60 बोल सकता हूँ? और ये अगर 60 होगा तो ये भैया कितना होगा? 30 होगा। बात समझ में आई हो शायद आपको। देखो ये 60 है, ये लाइन इसके बेस के पैरेलल हो जाती है, मिनिमम डेविएशन डिमांड कर रहा है, तो मिनिमम डेविएशन के लिए ये 60, क्योंकि ये पैरेलल है, ये भी तो 60 है ना, ये भी 60 है, ये 60 और टोटल 90 तो 30। अब आर आपको पता लग गया, यहाँ का म्यू आपको पता है 1.5, और ये आई डिमांड कर रहा है आपसे, ये आई डिमांड कर रहा है, और बाहर का म्यू दिया नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो सीधे सीधे स्लेंस को लगाएंगे 1 sin आई, और इधर आ जाएगा म्यू यानी 3/2 1.5, और ये आ जाएगा sin 30 यानी 1/2। तो एंगल आई आ चुका है आपका sin इनवर्स 3/4। sin इनवर्स 3/4 को sin 37 मत बोल देना जल्दी में, वो 3/5 होता है, 3/5 होता है, sin 3/4 है ये। और ये कोई ऐसी कोई मुश्किल वैल्यू नहीं, इतना लिख के ही छोड़ना है, वो निकालनी थोड़ी होती है। लेकिन आईआईटी क्वेश्चन देखिए ट्रिकी होते हैं, लेंदी बिल्कुल नहीं होते, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं और इनसे सीखने को बहुत मिलता है। अब ये क्वेश्चन दोनों ही पार्ट बहुत अच्छे पार्ट है, आप चाहो तो नोट कर लो। मेरी तरफ से ये डीपीपी कंप्लीट हो गया। अब मैं आ रहा हूँ रेनबो पे, और रेनबो की शीट की पहले थ्योरी बताता हूँ, फिर शीट डिस्कस करेंगे। आप नोट करना चाहो नोट कर लो। ये देखिए 60 है, ये 60 है और ये 60 होगा अगर आगे एक्सटेंड कर लें, तो मैंने इसको ये लुक दे दिया है ना, इस तरह का लुक दे सकते हैं। वो पार्ट टूट भी गया तो क्या हुआ, ये फेस और ये फेस के बीच में एंगल तो 60 होगा ना दोनों के बीच में, क्योंकि ये 60 और 60 है, हमें इसी से मतलब है। भले ऊपर पार्ट टूटा हुआ तो क्या हुआ, एंगल 60 रहेगा ना। आपके मन में एक बात और आ रही होगी, क्या सर इसमें वो फॉर्मूला यूज कर सकते थे, म्यू इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। अब आप सोचिए डेल्टा m हमें चाहिए, है नहीं हमारे पास, म्यू की वैल्यू है पर डेल्टा m नहीं है, तो पहले डेल्टा m निकालोगे आप, फिर जाके फिर वो i की वैल्यू निकालोगे, वो लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने वो अप्रोच ही नहीं लगाई। मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, बेस के ये पैरेलल होगी, जल्दी आ जाएगा आंसर। आप अगर ये वाला फॉर्मूला सोच रहे थे कि सर ये वाला क्यों नहीं लगाया, ये वाला फॉर्मूला tan m प्लस a/2 और साइन a/2, तो आप सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन में हमसे मिनिमम डेविएशन पूछा नहीं है, म्यू तो दे रखा है, ठीक है, हमसे पूछा था एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपने कहा सर फिर ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं मिनिमम डेविएशन में, I1 प्लस I2 माइनस ए, और I1 I2 बराबर होते हैं, तो इसको मैं 2 टाइम्स कर देता, तो रिप्लेस तो करना पड़ेगा ना आपको, आप करने को कर सकते हैं। ये जो वैल्यू आई है ये आई की वैल्यू तो है, ये पूरी जो वैल्यू होती है आप यहाँ से देखिए, ये डेल m प्लस a/2 यही तो आई है। तो आप अगर यहाँ से करना ही चाहते हो तो यहाँ पे आप इसको साइन आई लिख लो, साइन a/2 साइन 30, साइन 30 है ही, वही तो है, ध्यान से देखो तो। लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ा आपकी बढ़ेगी, पहले आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि हाँ ये आई ही तो होता है और ये आर होता है, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर ही तो था, ये आई है पूरा का पूरा आई। तो बजाय कुछ हो सकता है कुछ आप में से बच्चे क्या सोच रहे हैं कि पहले ये निकाल लेते हैं और फिर आई निकालेंगे, इनफैक्ट आई तो ये पूरा ही है, तो आप इसको ना निकाल के आई को निकालो, ये पूरे को तो डायरेक्ट रख दो, या मैंने जो स्नेस लो लगाया ये लगा लो। ठीक है, तो ये इरेज करता हूं मैं। अब आ जाते हैं रेनबो। देखिए रेनबो की थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है, वो थ्योरी केवल मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपको, क्योंकि ऑलरेडी उसमें सारा कुछ मैंने लिख दिया है हर चीज, और बस आपको करना क्या है, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है, और उसमें लाइन हाईलाइटेड है। 2 तरह के रेनबो होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। तो पहले मैं शीट खोल देता हूं आपके लिए,
आपको भेज भी दी थी, आप उसको थॉरोली पढ़िए और यकीन मानिए आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी अगर आप ये ठीक से कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। इसीलिए मैंने एक असाइनमेंट पैरेलल में दिया है। तो ये जो रेनबो, ये तो इसका स्कैटरिंग वाला, ये तो एक्सरसाइज होगी। हाँ ये रहा, हर चीज मैं आपको इसमें बता देता हूँ। और देखिए इसमें ब्लू में मैंने कर भी दिया, हाईलाइट भी कर दिया, दिख नहीं रहा होगा अभी आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें रेनबो एंड स्कैटरिंग दो टॉपिक हैं, पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, बट इसमें कुछ चीजें बहुत काम की हैं। आप एक एक लाइन को ध्यान से इसमें पढ़ते जाएं और समझते जाएं, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, याद हो जाएंगी, तो हर क्वेश्चन को आप इससे रिलेटेड कर लोगे। कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें ऐसी रह नहीं गई है जो आपको चाहिए थी और मैंने नहीं दी, बस आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहला ही जो क्वेश्चन बनता है और दिया भी है, अभी मैं डीपीपी भी दिखाऊंगा, उसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही इंक्लूड किए मैंने, इसीलिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप उनको कैसे आंसर कर सकते हैं। अब जैसे इसमें रेनबो सबसे पहले बनता कैसे है, तो कल भी मैंने आपको बताया था, रेनबो में एक तो TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आपको लग रहा हो वो कैसे, अगर TIR ना हो ना तो हम देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रे जो है, जैसे होता क्या है, जैसे ये पानी की बूंदें यहाँ हवा में सस्पेंडेड रह जाती है, पानी की बूंदें, और वो मैं अभी यहाँ बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करूंगा आपको बना के, क्योंकि आप पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है वो चीज समझ में शायद ना आई हो, तो कुछ जो जरूरी चीजें हैं वो मैं बताते भी चलूंगा इसमें। तो सबसे पहले इसमें जो पानी की बूंदें होती है उनमें लाइट जब एंटर होती है तो अंदर TIR होके हमारी तरफ ही लौट आती है, हमारी तरफ ही लौट आती है, और हमारी आंखों में जो लाइट जाती है, हमारी आंखों में जो लाइट जाती है तभी हमको रेनबो नजर आएगा। अगर वो लाइट पार निकल जाती तो रेनबो नजर नहीं आता हमको। ठीक है, लाइट तो डिस्पर्स होती पर वो दूसरी साइड में चली जाती, और अगर दूसरी साइड में चली जाएगी तो हमको फिर दिखाई नहीं देगी, नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो TIR होना जरूरी है। ठीक, इसके अलावा डिस्पर्शन होगा ही होगा, क्योंकि 7 कलर में टूटेगा और मीडियम चेंज होता है तो डिस्पर्शन होगा ही होगा। ठीक है, इसके अलावा रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि लाइट एंटर करके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो टोटल 3 फिनोमेना होते हैं, TIR होता है, रिफ्रैक्शन होता है और डिस्पर्शन होता है रेनबो में। ये कंबाइंड इफेक्ट है इन तीनों का, यानी 3 फिनोमेना एक साथ होते हैं। फिर रेनबो भी दो तरह के बनते हैं, एक बनता है प्राइमरी और एक बनता है सेकेंडरी। प्राइमरी जो रेनबो होता है और सेकेंडरी में कुछ अंतर है, वो अंतर आपको पता होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। प्राइमरी रेनबो जो होता है उसमें कलर गहरे होते हैं प्राइमरी रेनबो में, और जो सेकेंडरी होता है उसमें कलर थोड़ा फीके होते हैं। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को चेंज करूंगा, फिर ये सारी चीजें रीडिंग हम आप लगा लेना। मैं यहाँ स्क्रीन पे समझाना शुरू करता हूँ थोड़ा सा, बाकी ये सारा असाइनमेंट और ये मैं दे चुका हूँ आपको, आप इसको पढ़िए थोरोली, चीजें हाईलाइटेड है। देखो ये रेनबो आपने सबने बचपन में या अभी कभी बना हो तो आपने नोटिस तो किया होगा, रेनबो जो बनता है तो उसमें 7 कलर होते हैं। ठीक है, हो सकता है आपने रेनबो जब देखा होगा तो इस चीज को गौर न किया हो कि रेनबो दो बनते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो अब कभी ऐसा हो, अच्छा रेनबो कब दिखाई देगा पता है, जब कभी बारिश हो रही हो और धूप भी कहीं निकल रही हो साइड में, मान लीजिए आपके यहाँ तो बादल है लेकिन थोड़ा सा दूर कहीं धूप भी निकली हुई है, सूरज शाम के टाइम में मान लो 3-4 बजे है, उस समय बादल आपके ऊपर है लेकिन सन जो है वो थोड़ा साइड में है, तो उस समय आप देखेंगे सन जिस साइड में साइन करता है उसके अपोजिट साइड में, उसके अपोजिट साइड में हमें रेनबो दिखाई देगा। जैसे सन इधर इधर अगर शाइन कर रहा है तो रेनबो दूसरी साइड में हमें नजर आएगा। यानी हमारी जो पीठ है, बैक है, वो सन की तरफ होनी चाहिए। मान लो सन अगर इधर है तो मुझे ऐसे खड़ा होना पड़ेगा, अगर ऐसे है तो मैं सामने रेनबो देख पाऊंगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक ऑब्जर्वर को रेनबो देखने के लिए कैसे खड़ा होना होगा, तो हमारी जो पीठ है, बैक है, वो रेनबो की तरफ सन की तरफ होनी चाहिए, और दूसरी साइड में रेनबो हमें हमेशा नजर आएगा, क्योंकि लाइट इधर से आएंगी, इधर से, और यहाँ पानी की जो बूंदें होंगी, ये पानी की बूंदें उसमें एंटर करेगी सनलाइट और अंदर से TIR होके हमारी तरफ ही आ जाएगी आंखों में। ठीक है, तो एक ये भी चीज पूछी जा चुकी है। और दूसरा ये होता है, कई बार क्या होता है कि बारिश हुई और बारिश होने के तुरंत बाद मौसम साफ हो जाता है कई बार। ठीक है, एकदम से बादल हट जाते हैं, धूप निकल आती है, कई बार ऐसा होता है। तो बारिश होने के तुरंत बाद हवा में बूंदें रह जाती हैं कुछ,
कुछ देर के बाद तो वो ग्रेविटी की वजह से सेटल नीचे हो जाएंगी और रेनबो गायब हो जाएगा, लेकिन तुरंत अगर धूप निकल आती है तो वो आप उसको देख सकते हैं। या कभी आप पार्क वगैरह में कहीं ऐसी जगह गए हो या फाउंटेन वगैरह चल रहा हो, फाउंटेन, तो उसमें भी कभी आपने नोटिस किया होगा कि लाइट अगर गिरती है तो उसमें भी 7 कलर नजर आते हैं। तो मेन क्या है, हमें पानी की बूंदें चाहिए या कोई भी डिस्पर्सिव मीडियम जहां होगा वहां रेनबो ऑब्जर्व किया जा सकता है अगर उसमें हम लाइट डालेंगे तो। ठीक है, तो अब रेनबो में मैं जो बता रहा हूँ कि एक रेनबो तो ये होता है, ये प्राइमरी रेनबो है, इसके ऊपर ऊपर यहाँ एक और रेनबो बनता है, वो सेकेंडरी होता है। और वो जो रेनबो होता है ना दूसरा वाला, वो बड़े आर्क में बनता है, वो रेनबो बड़े आर्क में बनता है, यहाँ पे इससे बड़ा आर्क होगा और यहाँ पर जो कलर होंगे वो गहरे होंगे, इंटेंस कलर होंगे प्राइमरी में, और इस वाले में कलर जो होते हैं वो थोड़ा फीके रह जाते हैं। उसका कारण क्या है कि इस वाले का जब फॉर्मेशन होता है उसमें एक TIR होता है इस वाले में, और इस वाले में 2 TIR होते हैं ऊपर वाले में। बताऊंगा कैसे। तो 2 TIR होने की वजह से क्या है, लाइट ज्यादा देर तक पानी की बूंद में रहेगी, क्योंकि 2 बार अंदर ही मुड़ेगी, तो ज्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से लाइट की जो इंटेंसिटी है, एनर्जी है, वो बूंद कुछ उसमें से एब्जॉर्ब कर लेगी, और एब्जॉर्ब कर लेगी तो फिर क्या होगा, तो उसमें से हमको जो मिलेगी वो कम मिलेगी, इसलिए इंटेंसिटी कम होती है। और हो सकता है आप में से किसी ने शायद अब तक सेकेंडरी रेनबो ऑब्जर्व भी ना किया हो, बट नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिले, ऐसा कभी हो तो आप उसको जाके देखिएगा। आपको इसी के ऊपर गौर से देखोगे तो एक बड़े आर्क में एक और हल्का धुंधला सा नजर आता है। अभी लास्ट ईयर ही मैंने अपने बेटे को ही दिखाया था, क्योंकि अभी छोटा है वो, तो मैं उसको ऐसे ही बता रहा था जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सडनली ऐसे ही बैठे हुए थे, बारिश हुई, धूप निकल आई, तो मैंने कहा बेटा चलो छत पे दिखाता हूँ मैं, तो उसको मैंने ऑब्जर्व कराया। आपको भी मैं बता रहा हूँ, कभी धूप ऐसे निकल आए आप तुरंत जाके देखेंगे उसके ऊपर आर्क में नजर आएगा, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा दोनों रेनबो गायब होने लग जाते हैं, तो तुरंत इंस्टेंटली आप उसको देख सकते हैं। और ये सेकेंडरी इसके ऊपर ही होता है बड़े आर्क में, लेकिन फीका होगा। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि जो कलर यहाँ पे सीक्वेंस में होंगे, यहाँ पे और यहाँ पे जो सीक्वेंस होगी कलर की, वो ठीक उल्टा होता है। इसमें रेड ऊपर वॉयलेट नीचे, और इसमें वॉयलेट ऊपर रेड नीचे। वो क्यों होगा, ये 2 TIR हो जाते हैं, जैसे इसमें एक हो गया फिर एक और हो जाएगा, इसमें 2 TIR होने की वजह से कलर इन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ 2-3 बातें समझने की थी, सुन लो, मैं रिपीट कर देता हूं। पहली बात, प्राइमरी रेनबो छोटा आर्क में बनेगा, कलर इंटेंस होंगे, और 2 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। यहाँ पे हमारी आंखों पे, अगर मैं यहाँ से खड़े होकर देख रहा हूँ तो हमारी आंखों पे ये जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनता है, ये 2 डिग्री का बनता है। ठीक है, कितने का, 2 डिग्री का। और इसमें यहाँ पर ये अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये हमारी आंखों पे 3 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने का, 3 डिग्री का ये बनाता है। यहाँ पे 40 से लेके 42 तक, यानी ये वाली नीचे वाली जो रे आ रही है वो 40 के एंगल पर, और ये आती है 42 डिग्री के एंगल पे। इसमें ये वाली जो रे आती है वो 50 डिग्री, और ये वाली 53 पे, कुल मिला के ये 3 डिग्री में। यानी कि जो सेकेंडरी रेनबो होता है वो ज्यादा एंगल में फैला होगा और इंटेंस भी कम होगा। एक बात, दूसरी बात, यहाँ पे एक TIR होगा, यहाँ 2 TIR होंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन दोनों में 2 बार होगा, एक बार जाते समय और एक बार आते समय। तो 2 रिफ्रैक्शन 1 TIR, इसमें 2 रिफ्रैक्शन 2 TIR। कलर फीके होंगे, ब्रॉडर होगा, बड़े आर्क में बनेगा, ऊपर बनेगा इसके। और अगर मैं सच बताऊं तो जैसे ये है वैसे ये है, इसके ऊपर एक टर्सरी भी हो सकता है, लेकिन वो कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा। उसके कारण ये है कि जब हमें यही नहीं दिखाई देता है, इसके बाद ये वाला नहीं दिखाई देता है प्रॉपर, तो टर्सरी में आप समझ सकते हैं कलर कितने फीके होंगे कि वो ऑब्जर्व भी नहीं होगा। ठीक है, कलर का सीक्वेंस मैंने आपको बताया, इसमें रेड और वॉयलेट, इसमें वॉयलेट और रेड। ठीक है, कलर का सीक्वेंस इन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है कलर का सीक्वेंस वो मैं बता दूंगा आपको। ये एंगल भी आप ध्यान रख सकते हैं, 50 और 53 डिग्री और 40 और 42 डिग्री। ठीक है, तो अब आप देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ जो शीट मैंने दे दी है उसमें सब है, ये एवरीथिंग इज गिवन इन द शीट। आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर से जरा पढ़ते जाओ मेरे साथ में। इसमें कह रहा है रेनबो is the combined phenomena of TIR, refraction and dispersion. Rainbow is seen when sun shine just after rain. मैंने बता दिया। It is observed in the direction opposite to the shining sun. जिस डायरेक्शन में सूरज निकला हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में नजर आएगा। Two rainbows are always formed, primary and secondary. ठीक है, अब प्राइमरी रेनबो ये है। तो प्राइमरी रेनबो में क्या कह रहा है, देखिए प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट सफर
टू रिफ्रैक्शन, यानी जाएगी बूंद में रे और जब लौट के आएगी रे तो दो तो रिफ्रैक्शन हो ही जाएंगे। एक होता है TIR, वो मैं बता दूंगा अभी कैसे होगा, वो नीचे फिगर भी बना रखा है। इसके बाद व्हेन इट पासेस थ्रू रेन ड्रॉप, द रेन ड्रॉप सस्पेंडेड इन द एयर जस्ट आफ्टर रेन डिस्पर्स सनलाइट इनटू 7 कलर, द कलर इन प्राइमरी रेनबो आर मोर इंटेंस एंड कॉम्पैक्ट, यानी छोटे साइज में बनेगा और गहरे रंग होंगे। द पैटर्न ऑफ द कलर रेड एट द टॉप एंड वॉयलेट एट द बॉटम, ये बात ध्यान रखने की है। रेड कलर ऊपर होता है, वॉयलेट नीचे, ये पूछ लेगा। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बताया, अभी बोल भी रहा था कि ये रेड यहाँ पे और वॉयलेट यहाँ पे, और इसमें उल्टा होता है, इसमें उल्टा होता है, यहाँ पे वॉयलेट ऊपर है और रेड नीचे होता है। सेकेंडरी का और प्राइमरी में उल्टा होता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो आप प्राइमरी की याद रखो सारी चीजें, प्राइमरी की याद रखो, सेकेंडरी की उल्टी कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे रेड ऊपर वॉयलेट नीचे, कैसे काम करेगा वो नीचे फिगर में अभी समझा दूंगा। द लाइट रे एंटर इन द रेड ड्रॉप एंड देन सफर TIR एंड कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप, thus it suffer two refraction and a TIR, एक TIR. The red and violet color forms an angle of 42 and 40 degree respectively at the viewer's eye, और एक नीचे फिगर आप देख रहे होंगे ये वाला। अब इस फिगर को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो और हो सकता है ना समझ में आया हो, तो मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये तो थोड़ा मैंने सिंपल तरीके से बनाया, एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ये सन है यहाँ पे और ये पानी की बूंद थोड़ा बड़ी बनाइए जानबूझ के, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ से सनलाइट आएगी ऐसे करके, ये सनलाइट आ रही है, सन है, सनलाइट जब आएगी तो ये डिस्पर्स कर देगा सबसे पहले। और हम पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे कि रेड कलर कम डेविएट होगा और वॉयलेट ज्यादा होगा। अब यहाँ पे जब इस सरफेस पे टकराएगी तो टकराने के बाद वॉयलेट ऐसे मुड़ जाएगा और रेड ऐसे मुड़ेगा, रेड कम मुड़ेगा, ध्यान रहे, रेड कम मुड़ेगा, वॉयलेट ज्यादा मुड़ेगा। अब ये जब यहाँ से निकल गया, देखो एक TIR हो चुका है, यहाँ TIR हो गया, ये रिफ्रैक्शन यहाँ हो गया। अब फिर से रिफ्रैक्शन जब होगा तो ये रे ऐसे आएगी, ठीक है, ये रे ऐसे आएंगी इस तरह से, और ये देखने वाला, ये उसकी आई है, ये आपकी आंख है, आप इसको देख रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये ध्यान रहे, ध्यान से देखो, मेरा उंगली को देखो, ये वॉयलेट कलर है, ऐसे करके वॉयलेट आया, यानी ये वॉयलेट हो गया, और ये रेड कलर ऐसे करके ये आया, ये रेड हो गया। तो रेड का जो एंगल था 42 और वॉयलेट का 40, तो ये दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 डिग्री का। यानी जो पैटर्न हमें यहाँ ऑब्जर्व होगा, यहाँ पे ऊपर रेड और नीचे वॉयलेट, ठीक है। हम चाहें तो कलर से भी इसको शो कर सकते हैं। ये ऊपर यहाँ पे ये रेड और इसके नीचे वॉयलेट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ब्लू में यहाँ दिखा रहा हूँ, ये ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू और ये रेड, ठीक है। सो ये ऊपर जो पट्टी नजर आएगी इसमें वो ब्लू और रेड की, और नीचे ब्लू की, और ये एंगल बनेगा यहाँ पे यही 42 और 40, वॉयलेट का कम बनता है, इसका ज्यादा। ये तो दिस इज हाउ प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म। सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, थोड़ा सा ही अंतर आता है। जैसे ऊपर से यहाँ से लाइट एंटर हुई है, यहाँ से क्योंकि सन काफी बड़े साइज का है, तो यहाँ से सन रेज ऐसे ऐसे यहाँ पे निकल रही होंगी, तो कुछ रेज यहाँ से भी जाएंगी और इसमें अंदर एंटर होंगी नीचे की तरफ से, यहाँ ऊपर की तरफ से ड्रॉप में होंगी, कुछ नीचे की तरफ से एंटर होंगी। तो उसको आप यहाँ पे समझिए दूसरे वाले फिगर में। अब यहाँ पे कोई रे ड्रॉप के अंदर अगर रे यहाँ से एंटर होगी तो सबसे पहले ऐसे डेविएट होगी, ये आपका रेड हो गया, ये वॉयलेट हो गया। रेड कम डेविएट होता है, मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये वाले में आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से ले गई ये रेड और वॉयलेट, फिर यहाँ TIR हो गया, फिर रेड ऐसे आके 42 के एंगल पर, ये वॉयलेट यहाँ से आके 40 के एंगल पर, ठीक है। और ये 2 डिग्री में टोटल रेनबो नजर आएगा। तो यहाँ पे ऊपर ये रेड है और ये नीचे वॉयलेट है, या ब्लू कह दिया मैंने, वॉयलेट है वैसे ये, ठीक है। तो ये 2 डिग्री में। अब सेकेंडरी रेनबो, यहाँ पे रे नीचे से एंटर करेंगी, वॉयलेट ज्यादा डेविएट होगा, रेड कम। अब यहाँ पे पहला TIR हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे पहला TIR हो जाएगा। पहला TIR होने के बाद अब फिर से ये रे जाएंगी और रेड वाली कम मुड़ेगी यहाँ पे, तो फिर से ये यहाँ पे एक दूसरा TIR होगा, सेकंड TIR, ध्यान रखें। और सेकंड TIR होने के बाद अब फिर से यहाँ पे ये रेज आएंगी और ये यहाँ से थोड़ा ज्यादा मोड़ दिया मैंने, ऐसे और ये ऐसे, और ये व्यूअर है
जो यहाँ से देख रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले नोटिस करना है यहाँ से, देखो ये वॉयलेट ऐसे गई, वॉयलेट ऐसे गई और फिर ऐसे आई। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वॉयलेट है और ये रेड, देखो मेरा पेन देखो, ये ऐसे करके ऐसे होते हुए ये रेड हो गई और ये वॉयलेट हो गई। अब ये जो वॉयलेट है इसका एंगल 53 डिग्री और इसका 50 डिग्री, तो 3 डिग्री के एंगल में टोटल बनेगा। तो जो बड़ा एंगल शो कर रहा है वो ऊपर होगा, जो छोटा एंगल शो हो रहा है वो नीचे होगा। तो अब यहाँ पे जो कलर का सीक्वेंस होगा इसमें उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे वॉयलेट कलर ऊपर और रेड कलर नीचे, जो मैंने आपको बताया था। तो 2 बार TIR होने की वजह से, 2 टाइम्स TIR होने की वजह से यहाँ पर कलर इन्वर्ट हो चुके हैं। पहले में तो अभी अगर आप देखो पहले वाले में यहाँ पे हुआ, फिर इसके बाद जब यहाँ हुआ तो यहाँ से कलर का सीक्वेंस इन्वर्ट हो जाएगा और TIR 2 हो चुके हैं। आपको इनमें ये सारी बातें ध्यान रखनी है कि सेकेंडरी रेनबो में 2 TIR होते हैं, प्राइमरी में 1 होता है। कलर का सीक्वेंस भी ध्यान रखना है, प्राइमरी का याद रखो, ऊपर रेड नीचे वॉयलेट और एंगल 2 डिग्री में बनता है। कॉम्पैक्ट कलर होते हैं, ज्यादा गहरे कलर होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी में फीके कलर होते हैं, थोड़ा ब्रॉड बनता है, 3 डिग्री के एंगल पे 2 TIR होते हैं और उसमें वॉयलेट ऊपर और रेड नीचे होता है। दैट इज ऑल अबाउट सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। अगर इतना आपको समझ में आ गया और पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। यही इसमें लिखा हुआ है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार आप चाहो तो इसको और पढ़ लेना, यही सेकेंडरी रेनबो में सारी चीजें बता रखी हैं। और जो फिगर मैंने अभी आपको यहाँ बना के बताया है, ये वाला जो फिगर मैंने बना के बताया वही फिगर आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी रेनबो में, ठीक है, सारी चीजें हाईलाइटेड है। अब इसके क्वेश्चंस भी मैं दिखाऊंगा, DPV मैंने आपको भेज ही दिया था, लेकिन इसके पहले ये एक और टॉपिक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैं 2 केस में आपको बताऊंगा। एक तो रेलिक का क्राइटेरिया, रेलिक एक साइंटिस्ट का नाम था और उसने एक क्राइटेरिया बताया। तो कुछ केसेस में वो क्राइटेरिया फॉलो होगा और कुछ केसेस में क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं और इसके बेसिस पे कुछ फिनोमेना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। कि बादलों का कलर व्हाइट क्यों होता है, डेंजर सिग्नल रेड क्यों होते हैं, सन स्पेस से देखेंगे तो हमें व्हाइट क्यों दिखाई देता है, और अगर हम ग्राउंड से, जमीन से देखते हैं, अर्थ से देखते हैं तो क्यों हमें सन का कलर येलो दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा स्काई हमें यहाँ से देखते हैं तो ब्लू नजर आता है, लेकिन स्पेस से देखते हैं तो ब्लैक नजर आता है। तो इसका कारण क्या है, ठीक है। इसके अलावा सन सुबह के टाइम में और दोपहर के टाइम में अगर आप देखो तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें, दोपहर के टाइम में सन हमें येलो नजर आएगा अर्थ से, और सुबह और शाम के टाइम में रेड नजर आता है। इस चीज को भी रेलिक के क्राइटेरिया के बेसिस पे समझा जा सकता है। अब रेलिक का क्राइटेरिया क्या है तो वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप रीडिंग लगाइए, जो सामने लिखा हुआ है उसको पढ़ लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सारे पॉइंट्स नीचे दे रखे। द बेंडिंग ऑफ सनलाइट बाय द मीडियम पार्टिकल, जैसे मीडियम में डस्ट पार्टिकल वगैरह है और सनलाइट आती तो वो डस्ट पार्टिकल हमें नजर भी आ जाते हैं। जैसे आपने कभी भी देखा होगा, रूम में आप बैठे हो, कहीं से धूप आ रही हो तो उसमें धूप में आपने देखा होगा हवा के धूल के कण जो है हमें सस्पेंडेड नजर आते हैं, घूमते हुए चलते हुए नजर आते हैं। वो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब सनलाइट आ रही है वो टकरा के डस्ट पार्टिकल से हमारी आंखों में आ रही है, यानी स्कैटर हो रही है, तो वो हमें विजिबल होते हैं। दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। तो द बेंडिंग ऑफ सनलाइट बाय द मीडियम पार्टिकल इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और 2 तरह की होती है, इलास्टिक और इनइलास्टिक स्कैटरिंग। पढ़ना नहीं है ये इलास्टिक और इनइलास्टिक, वो अभी आगे हायर क्लास में आता है। और डॉक्टर CV रमन को नोबेल प्राइज मिला था स्कैटरिंग के फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए, इलास्टिक इनइलास्टिक स्कैटरिंग के लिए। डॉक्टर CV रमन नाम सुना होगा आपने, इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है। रमन इफेक्ट भी कहते हैं उसको। वो हमें नहीं पढ़ना है। जैसे एक बार वो ट्रेवल कर रहे थे शिप से, तो जो सी का पानी, समुद्र का पानी नीला नजर आ रहा था, तो उसी पे उन्होंने फिर रिसर्च कर डाला, फॉर विच ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज। वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अकॉर्डिंग टू रेलिक, रेलिक एक साइंटिस्ट का नाम है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ लैम्डा। लेकिन इतना ही अगर आपने पढ़ा तो फिर अधूरा पढ़ा, पूरा पढ़ना होगा। इसके आगे एक कंडीशन भी है, इसके आगे एक कंडीशन भी है, वो कंडीशन भी आपको जाननी होगी। बिना उस कंडीशन को जाने तो फिर इसको पढ़ना ही बेकार है। इससे तो हम ना पढ़े वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर गलत हो जाएगा। तो पहले समझ लो कि स्कैटरिंग रेलिक का जो क्राइटेरिया है, और ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है। सिलेबस में आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, मैं अभी आपको शीट में दिखाऊंगा, वैसे आपने देख ली हो तो कर भी लिए होंगे क्वेश्चंस। तो रेलिक का क्राइटेरिया ये था कि स्कैटरिंग लाइट की जो होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4।
अगर आप केवल इतना पढ़ रहे हैं तो गलत है, इससे काम नहीं चलेगा। इसके साथ एक कंडीशन भी जुड़ी है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ की पावर 4, लेकिन इसके साथ कंडीशन ये है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कलर की वेवलेंथ कम है तो उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं 7 कलर जो हम जानते हैं उनमें वॉयलेट और ये रेड, तो वॉयलेट की सबसे कम होती है, इसका मतलब वॉयलेट की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी, और रेड की सबसे ज्यादा होती है तो नीचे आएगा तो उसकी स्कैटरिंग कम होगी। लेकिन ये कंडीशनल है, और ये कंडीशनल ये है कि अगर मीडियम के पार्टिकल का साइज, अगर अब आगे सुनो, मीडियम के पार्टिकल का साइज लेमडा के कंपेरेबल हो या उससे भी छोटा हो, लेमडा के कंपेरेबल हो या उससे भी छोटा हो, तो ही ये वैलिड है, तो ही ये वैलिड है। नहीं तो मतलब अगर मान के चलो मीडियम के पार्टिकल जैसे डस्ट पार्टिकल है, और डस्ट पार्टिकल है और वो डस्ट पार्टिकल का साइज लेमडा से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि लेमडा तो नैनोमीटर में होती है भैया, 600 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, तो 5 × 10⁻⁻7 एक एवरेज वैल्यू अगर मैं ले लूं तो 5 × 10⁻⁻7, इसको 0.5 माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। अब डस्ट पार्टिकल तो हम देख भी सकते हैं, धूप अगर निकली हो या रूम में आ रही हो ऐसे करके धूप, तो वहां आपने देखा वो सनलाइट आ रही होती है तो डस्ट पार्टिकल हवा में फ्लोट करते हुए नजर आते हैं, तो वो दिख जाते हैं हमको। अब ये तो साइज बहुत ही छोटा है तो ये तो नहीं दिखेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये क्राइटेरिया तब फॉलो होता है जब मीडियम के पार्टिकल का साइज लेमडा के कंपेरेबल हो, कंपेरेबल मतलब थोड़ा ज्यादा भी चलेगा, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, और या उससे छोटा हो। लेकिन अगर मीडियम के पार्टिकल का साइज बड़ा है और ठीक ठाक बड़ा है कंपेरेटिवली, जैसे 1 मिलीमीटर का साइज है या आधा मिलीमीटर का साइज है या इसके कंपैरिजन में 0.5 मिलीमीटर है, तो आप देखो इसके मुकाबले ये 1000 गुना हो गया, तो अब 1000 गुना कंपेरेबल थोड़ी होगा। आधा मिलीमीटर का साइज हो गया, हमारा जो बाल होते हैं, बालों की जो थिकनेस होती है, हेयर की थिकनेस, वो करीब करीब आधा मिलीमीटर हम मान सकते हैं, लगभग इतनी होती है ना, तो वो साइज काफी बड़ा हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में जब पार्टिकल का साइज, डस्ट पार्टिकल या मीडियम पार्टिकल का साइज अगर लेमडा से बड़ा है काफी, तो फिर ये रेले क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता, तो फिर क्या स्कैटरिंग नहीं होगी, लेकिन सारे कलर उस सिचुएशन में, वो जो पार्टिकल है मीडियम के जो स्कैटरिंग करा रहे हैं, वो सारे कलर को बराबर स्कैटर करते हैं। क्या बराबर स्कैटर करेंगे? कब? जब मीडियम के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। अगर छोटा हो या कंपेरेबल हो तो फिर ये फॉलो होगा, तो फिर फॉलो होगा। ठीक है, यही चीज यहाँ लिखी हुई है, पढ़ लो, उसको हाईलाइट भी किया है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हेन द साइज ऑफ मीडियम पार्टिकल इज क्वाइट स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्वाइट स्मॉलर हो या कंपेरेबल भी चल जाएगा, ठीक है। बट इफ द साइज ऑफ पार्टिकल, अलग से मार्क किया रेड में, बट इफ द साइज ऑफ पार्टिकल, क्योंकि इसमें जो ब्लू में लिखा हुआ है वो भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके आगे की कहानी नहीं पता होती कि अगर मान लो उससे बड़ा हो तो। बट इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट देन ऑल द वेवलेंथ्स आर इक्वली स्कैटर्ड, यानी सभी बराबर स्कैटर्ड होती हैं। ठीक है, बादलों का व्हाइट कलर नजर आने का कारण यही है कि बादलों के अंदर पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। ठीक है, बादल मेनली व्हाइट कलर के नजर आते हैं, कभी कभी डार्क होते हैं, वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है लाइट का तो डार्क भी आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली व्हाइट कलर के ही होते हैं। ठीक है, तो व्हाइट कलर के बादल जो होते हैं, तो बादलों में होता क्या है, पानी की छोटी छोटी बूंदें, वेपर्स होती हैं, या छोटे छोटे आइस पार्टिकल होते हैं, ओले वगैरह जैसे गिरते हैं। अब वो पार्टिकल, बूंदे और आइस पार्टिकल का साइज तो काफी अच्छा होता है, मतलब कंपेयर टू लाइट, तो क्या होगा, वो पूरी की पूरी लाइट को, सारे कलर को इक्वली स्कैटर करेंगे, यानी सारे कलर हमारी आंखों में एक साथ पहुंचेंगे, तो सारे कलर मिलके हमें कैसा लुक देंगे, व्हाइट। इसलिए बादलों का कलर व्हाइट होता है। इसके बेसिस पे कुछ फिनोमिना को हम यहाँ समझ सकते हैं, जैसे इसमें नीचे कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रेलिक्स लॉ, रेलिक क्राइटेरिया कह लो या रेलिक्स लॉ कह लो, एक ही बात है। ऑन द बेसिस ऑफ रेलिक्स लॉ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, डेंजर सिग्नल आर रेड। डेंजर सिग्नल रेड होने का कारण ये है, मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हो। देखो यहाँ पे मान के चलिए आपने कोई सिग्नल पे 3 लाइट लगा दी, एक ये रेड है और एक ये येलो है और ये ब्लू है या वॉयलेट मान लेते हैं। अब यहाँ से लाइट आ रही है, तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज्यादा स्कैटर कौन सा कलर होगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सबसे ज्यादा, क्योंकि लेमडा वॉयलेट का सबसे कम होता है और रेड का सबसे ज्यादा होता है, तो लेमडा कम होगा तो उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, यानी वॉयलेट कलर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। ठीक है, मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ।
ठीक है, अभी ये रेड है, ये येलो है और ये वॉयलेट है और ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो आप सोचिए कि यहाँ से तीनों कलर की लाइट आ रही थी, लेकिन ये वॉयलेट सबसे ज्यादा बिखर जाएगी, तो आंखों तक जो पहुंची वो कम मात्रा में पहुंची। बिखरने का मतलब ऐसे समझो कि आपके पास 3 कंटेनर है, ऐसे समझो, इसको दूसरे तरीके से समझो, आपके पास 3 कंटेनर है, ड्रम है, और वो ड्रम में कलर भरा हुआ है, 3 ड्रम है, बराबर साइज के कलर भरा हुआ है, एक में रेड कलर है, एक में येलो कलर है और एक में वॉयलेट कलर है, और इनमें होल कर दिया आपने, और वॉयलेट वाले में ज्यादा होल कर दिया, यानी ज्यादा फैल रहा है, स्कैटर हो रहा है, ऐसे समझो। अब ये कंटेनर में होल हो गए, इसमें बड़ा होल हो गया, इसमें थोड़ा छोटा, इसमें सबसे छोटा, और इनको कहीं से लेके आ रहे हैं हमारे पास, तो हमारे पास जब पहुंचेगा तो सबसे ज्यादा कलर रेड वाले में बचा होगा, क्योंकि ये बिखरा कम है, निकला कम है। यहाँ पे क्या, वॉयलेट कलर मीडियम में बिखर जाएगा सबसे ज्यादा, और रेड वाला सबसे कम बिखरा, तो ज्यादा मात्रा में ये पहुंचा और ये कम मात्रा में पहुंचा। तो इसीलिए रेड लाइट कम स्कैटर होती है, तो हमारी मीडियम में कम स्कैटर होगी, यानी हमारी आंखों में ज्यादा मात्रा में पहुंचेगी, तो रेड सिग्नल को आप काफी दूर से ऑब्जर्व भी कर सकते हो, रेड सिग्नल को काफी ज्यादा दूर से ऑब्जर्व कर सकते हो। और जो ग्रीन वाला बाकी कलर है उसके प्रोपोर्शनल सबसे फीका जो कलर नजर आएगा वो वॉयलेट। ठीक है, तो एक ये हो गया। फिर इसी तरह से इसी के बेसिस पे स्काई ब्लू क्यों नजर आता है, वैसे तो सही बोला जाए तो ब्लू क्या, वॉयलेट नजर आता है, या आसमानी कह सकते हैं, आसमानी इंडिगो। तो इनफैक्ट मैं अगर बोलूं तो 3 कलर आप ले लो इकट्ठे, ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। ठीक है, तो हम कई बार क्या कहते हैं, नीला आसमान, तो ब्लू कलर, या आसमानी, तो आसमानी मतलब इंडिगो ही हो गया, या वॉयलेट, बैंगनी। तो इनफैक्ट क्या होता है, जब सनलाइट हम तक आ रही होती तो आसमान क्या है, स्पेस क्या है, खाली है, कोई मीडियम तो है नहीं। आपसे पूछा जाए आसमान क्या है, बादल तो चलो होते भी हैं फिजिकली, आसमान कुछ है, खाली वेकेंट जगह। तो होता क्या है कि सनलाइट जब हम तक आती है, सनलाइट जब हम तक आती है, ठीक है, तो ये अर्थ है, ये अर्थ है, और अर्थ के चारों ओर ये एटमॉस्फेयर है, ये सन है। तो सन से जब यहाँ लाइट आ रही है, ध्यान से देखिएगा, ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर यहाँ पे। तो जैसे ही ये लाइट इसमें एंटर करेगी, ये लाइट यहाँ पे बिखर जाएगी, क्योंकि मीडियम के पार्टिकल, यहाँ तो वैक्यूम था, यहाँ तो क्या था, वैक्यूम। ध्यान से सुनना, क्योंकि सन अर्थ से देखते हैं, सन ये आसमान जो हमें नजर आ रहा है, खाली जो जगह है, एटमॉस्फेयर, ये नीला नजर आता है। लेकिन अगर हम यहाँ मान लीजिए स्पेस में किसी सैटेलाइट में है या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो स्पेस को देखेंगे तो यहाँ ब्लैक नजर आता है, नीला नजर नहीं आता। उसका कारण क्या है, यहाँ वैक्यूम है, तो सनलाइट सीधे, यहाँ कोई ऑब्जर्वर, मान लीजिए सैटेलाइट में ये एक ऑब्जर्वर है, तो सनलाइट सीधे इसकी आंखों में आएगी, यानी यहाँ मीडियम जो आसपास का मीडियम है, इसमें कुछ भी बिखरा नहीं, कोई भी लाइट स्कैटर हुई नहीं, क्योंकि यहाँ वैक्यूम है, तो कुछ भी स्कैटर नहीं होगा, तो खाली जगह है आसपास, उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, यानी कोई कलर ही नहीं है। तो मतलब नो कलर मतलब ब्लैक कलर, नो कलर मतलब ब्लैक कलर, या मीडियम में जो डिस्पर्स नहीं होगा। लेकिन जो सनलाइट अर्थ में एटमॉस्फेयर में एंटर होगी, तो यहाँ बिखर जाएगी, एटमॉस्फेयर में बिखर जाएगी, हमारे आसपास बिखर जाएगी। तो कौन सा कलर सबसे ज्यादा बिखरा होगा, वॉयलेट। दूसरे नंबर पे इंडिगो, देन ब्लू, बिखर गया स्पेस में, एटमॉस्फेयर की वजह से, मीडियम पार्टिकल की वजह से, गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, गैसेज है ना एटमॉस्फेयर में। अब गैस मॉलिक्यूल डस्ट पार्टिकल से तो बहुत छोटे होते हैं, आप जानते हैं, तो अब आप वहां पे कंपैरिजन आप कर सकते हैं, गैस के मॉलिक्यूल का साइज डस्ट पार्टिकल से तो बहुत छोटा हो गया ना, मैंने कहा भी था कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो वाली। तो वो गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, बिखेर देंगे, तो जब लाइट बिखरी नजर आएगी तो सबसे ज्यादा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। तो ये तीनों का एक मिक्स कॉम्बिनेशन है। तो मैं वैसे आसमान बोलते हैं, वर्ड ही वहां से है आसमानी, लेकिन नीला भी बोल देते हैं। तो लगभग लगभग तीनों कलर मिलते जुलते से होते, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं होता। और फिर अगर मैं बात करूं तो इसके कंपैरिजन में, वॉयलेट के कंपैरिजन में, हमारी आंखें ब्लू के लिए थोड़ा सेंसिटिव भी ज्यादा होती हैं, तो वो ब्लू आसमान या ब्लू स्काई भी बोल देते हैं। ठीक है, अब आप यहीं से समझ सकते हैं कि अगर कोई आदमी यहाँ सैटेलाइट में बैठा हुआ है, सनलाइट डायरेक्ट आ रही है, ध्यान है सनलाइट आ रही है, लेकिन वो खाली जगह देखेगा ना, सन को नहीं देख रहा है, आसपास जो खाली जगह उसको देख रहा है, तो उसमें तो कोई कलर ही नहीं बिखरा होगा, नो कलर मतलब ब्लैक। तो ये भी कहा जाता है कि अर्थ से देखते हैं तो आसमान का कलर नीला दिखाई देता है या इंडिगो दिखाई देता है, लेकिन स्पेस से देखने पे ये जगह खाली नजर आती है, ब्लैक। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन को जब हम अर्थ से देखते हैं तो येलो कलर दिखाई देता है, और स्पेस से देखते हैं तो व्हाइट। उसका कारण ये, स्पेस से जब देखते हैं तो सारे कलर बराबर मात्रा में आ रहे हैं, क्योंकि स्कैटरिंग करने के लिए कुछ है ही नहीं भाई, स्पेस में है आप, वैक्यूम है, तो यहाँ स्कैटर तो हो नहीं रहा, तो ऑल द कलर्स रीचेस टू द ऑब्जर्वर इन इक्वल प्रोपोर्शन, बिखरा कुछ भी नहीं, सारे कलर पहुंचे। तो सन का कलर कैसा नजर आएगा, स्पेस से
व्हाइट। लेकिन जब अर्थ में एंटर होता है, तो लास्ट तक जो कलर बचा रहता है। और इसमें दो सवाल बनते हैं कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम तो सन का कलर हमें रेड नजर आता है, सुबह और शाम के टाइम रेड नजर आता है, लेकिन दोपहर के टाइम पीला नजर आता है। इसका कारण क्या है? तो देखो, सुबह और शाम के टाइम सनसेट और सनराइज। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, मैंने पीछे एक बात और बताई थी, अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट का कारण, और सन का जो शेप है ओवल हो जाता है और बड़ा हो जाता है, उसका कारण रिफ्रैक्शन था। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये ऑप्शन में मिलेगा रिफ्रैक्शन भी और ये स्कैटरिंग भी लिखा मिलेगा, लेकिन कौन सा क्वेश्चन का जवाब क्या है वो ध्यान से करना है। एक तो मैंने कहा स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग की वजह से सन का कलर रेड नजर आता है, स्कैटरिंग की वजह से शाम और सुबह के टाइम रेड, येलो नहीं नजर आता, दोपहर को येलो नजर आता है। अच्छा, स्पेस से अगर देखेंगे तो सुबह हो या शाम हो, दोपहर हो या रात हो, कुछ रात तो क्या नहीं कहूंगा मैं क्योंकि वो सन दूसरी साइड में चला गया, लेकिन दोपहर सुबह शाम कभी भी देखोगे, ठीक है, वो व्हाइट ही नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे सन का कलर येलो और रेड जो नजर आता है वो स्कैटरिंग के कारण। लेकिन अर्ली सनराइज और डिले सनराइज के साथ साथ सन का साइज शाम को बड़ा दोपहर के कंपैरिजन में और थोड़ा ओवल टाइप का नजर आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। वो पीछे बता चुका हूँ, वो रिफ्रैक्शन कारण था। अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो ये वाला पार्ट तो मैं हटा देता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सन की तीन पोजीशन लेते हैं, एक सन यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल में तो अर्थ चल रही होती है, पर हमको अर्थ से कैसा नजर आता है, जैसे सन चल रहा है तो वैसे ही मान लेते हैं जो नजर आ रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता रिलेटिव मोशन में। तो ये सन की लोकेशन यहाँ से यहाँ नजर आती है, आप अपने घर से देखते हो, जैसे सुबह सूरज आता है ईस्ट में नजर आता है आपको, फिर दोपहर में यहाँ आ जाता है नून में, और फिर वेस्ट में जाके सनसेट हो जाता है। तो हमको तो जो फील होता है वो यही होता है ना कि सन चक्कर लगा रहा है, एक्चुअल में तो अर्थ चक्कर लगा रही है, बट रिलेटिव मोशन में कुछ भी वेरिड है। मैंने पीछे भी आपको पढ़ाया था कि हम ये कह देते हैं कि रोड चल रही है, रोड चलती हुई नजर आती है, तो रिलेटिव मोशन में रोड चल रही है तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम जिस फ्रेम में बैठे हुए उससे देखेंगे तो रोड चलती नजर आएगी। तो हम उसी हिसाब से कह रहे हैं सन चल रहा है, मान लेते हैं। तो ये ऐसे करके गया, तो दोपहर में सन जो होगा वो ऐसे लाइट देगा। तो आप देखेंगे एटमोस्फियर की, ध्यान से देखना, ये एटमोस्फियर है, ये लेयर पूरी, ये एटमोस्फियर की लेयर है। तो दोपहर के समय क्या होगा, ये सनलाइट ऐसे जब आ रही होगी तो ये केवल इतनी थिकनेस इसमें ट्रेवल करेगी सनलाइट, और जब सुबह या शाम का टाइम होगा तो ये इतनी थिकनेस ट्रेवल करेगी, इतनी। तो आपको इतना तो देख के समझ में आ गया होगा कि ये जो थिकनेस है एटमॉस्फेयर की, ये जो थिकनेस है वो इससे तो ज्यादा ही है। तो शाम के टाइम में जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में या सुबह के टाइम ट्रेवल करेगी तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इट मींस ज्यादा बिखेरेगा कलर्स को, ज्यादा कलर बिखर जाएंगे, और हमारी आंखों तक जो कलर लास्ट तक बचा रह जाएगा शाम के टाइम और सुबह के टाइम में, जो ज्यादा मात्रा में बचा रह जाएगा वो कौन सा कलर होगा, रेड, क्योंकि रेड सबसे कम स्कैटर होता है। तो शाम के टाइम और सुबह के टाइम सनलाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है क्योंकि ओब्लिक इंसिडेंट होती है, दोपहर में परपेंडिकुलर आती है और ये कम लेंथ ट्रेवल करेगी। तो इसलिए शाम और सुबह के टाइम मोस्टली कलर ज्यादा स्कैटर्ड हो जाएंगे, रेड कलर ज्यादा मात्रा में हम तक पहुंचता है हमारी आंखों में, और इसीलिए वो हमको रेड नजर आता है सन। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर दोपहर में भी तो ऐसा होगा, बात तो सही है आपकी, लेकिन दोपहर में रेड कलर के साथ साथ येलो का कंटेंट भी एज कंपेयर टू मॉर्निंग एंड इवनिंग, येलो का कंटेंट भी अच्छा खासा होता है एज कंपेयर टू रेड। नो डाउट रेड ज्यादा होगा, तब भी दोपहर में भी ज्यादा ही होगा येलो के कंपेरिजन में, लेकिन येलो का कंटेंट भी दोपहर को ज्यादा होगा, उतना कम नहीं हुआ होगा। और अगर कम नहीं हुआ होगा तो आप देख सकते हैं येलो कलर जो होता है वो थोड़ा वाइब्रेंट होता है एज कंपेयर टू, येलो कलर जो होता है वो रेड से ज्यादा वाइब्रेंट होता है, तो हमारी आंखों को येलो ऑब्जर्व होता है सन दोपहर के टाइम में, ठीक है। यही सारी चीजें इसमें आपको शीट में मिल जाएंगी, मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। सन स्पेस से देखने पे व्हाइट और आकाश स्पेस से देखने पे ब्लैक, जबकि अर्थ से आकाश जो दिखता है वो ब्लू कलर का या आसमानी कलर का या इंडिगो कलर का, और जो सन है अर्थ से देखने पे दोपहर में येलो, सुबह और शाम को रेड, ठीक है, और डेंजर सिग्नल रेड होते हैं। इसके अलावा बादलों का कलर मैंने अभी आपको समझा दिया, ये एक अलग चीज हो जाएगी बादलों का कलर, इसमें रेलिक का लॉ ओबे नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, बादलों में डस्ट बोला हूं मैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं या छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स होते हैं जिनके साइज काफी बड़े होते हैं, तो रेलिक लॉ ओबे नहीं होगा। ऑल द कलर्स
जो सनलाइट आएगी बादलों में टकरा के हमारी आंखों तक आएगी, स्कैटर्ड होगी, तो सारे कलर बराबर मात्रा में स्कैटर्ड होंगे, इसलिए स्काई का बादलों का कलर, क्लाउड्स का कलर व्हाइट नजर आएगा, सारे कलर पहुंचेंगे। आप ये भी कह सकते हैं काले भी तो कभी कभी नजर आते हैं, बात तो सही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे नजर आते हैं? व्हाइट। अब काला अगर कोई चीज नजर आ रही है इसका मतलब वो लाइट उसने एब्जॉर्ब कर ली, तो ऐसा भी हो सकता है कहीं अगर बादल काले नजर आते हैं तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है तो वो एब्जॉर्ब भी कर लेती है सनलाइट को, तो ब्लैक नजर आते हैं। यही सारी चीजें यहाँ लिखी हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो कलर ऑफ स्काई इज ब्लू बिकॉज वॉयलेट कलर इज स्कैटर्ड, यही समझा दिया मैंने जो लिखा हुआ है। फिर इसमें नीचे लिखा है थर्ड वाले में, सन अपीयर रेड एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज while it appears yellow at the noon because in morning and evening the sunlight enters atmosphere obliquely, तिरछी आती है, and thus travel greater distance through the atmosphere as compared to noon when the sun ray fall normally and travel shortest distance through the atmosphere. Thus morning and evening we get red color light in greater proportion as compared to other color and thus sun appear red in morning and evening, while at the noon yellow, orange, red color reach in greater proportion, but intensity of yellow color is more as compared to red. Therefore at noon sun appear yellow, while the color of sun appear white. अभी अलग चीज आ गई, while the color of sun appear white when viewed from space से क्यों वहां वैक्यूम है, or there is nothing to scatter, therefore all the color reach directly to the eye in equal proportion, therefore sun appear वाइट फ्रॉम स्पेस, और इसलिए वहां कुछ स्कैटर नहीं हुआ तो स्पेस ब्लैक नजर आता है और सन कैसा नजर आता है? व्हाइट नजर आता है। ये फिगर से समझाया। नीचे फिर लिखा है कलर ऑफ क्लाउड इज व्हाइट, ये मैंने अभी आपको समझाई दिया। फिर कुछ नेचुरल फिनोमेना है जैसे ब्यूटीफुल कलर इन सोप फिल्म, ऑयल फिल्म, सीडी डीवीडी वगैरह जो आती थी, अब तो आजकल पेन ड्राइव का जमाना है। पीकॉक्स फेदर, मोर की पंख वगैरह में भी जो कलर नजर आते हैं उनका कारण इंटरफ्रेंस है, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी टाइम है उसमें, ठीक है। तो ये देखिए ये जो शीट है थ्योरी वाली लिखा है विच वी शैल स्टडी नेक्स्ट चैप्टर, तो ये कंप्लीट हो जाती है। अब मैं इसको क्वेश्चंस दिखाता हूं आपको। ये थ्योरी की शीट तो कंप्लीट हो गई, ये आ गई आपकी क्वेश्चंस की शीट जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। और इसमें ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, बट जो क्वेश्चन है इनमें आप देखना मोस्टली क्वेश्चन, मैंने ईयर तो लिखा है लेकिन ज्यादा नहीं, टोटल 9 क्वेश्चन मैंने दिए। मोस्टली क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है, ईयर मेंशन नहीं है फिर भी। ब्लू कलर ऑफ सी वाटर इज ड्यू टू, अब सी वाटर मैंने बताया ना रमन इफेक्ट जो था, तो इंटरफेरेंस ऑफ सनलाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वाटर सरफेस, यही सब है। स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द वाटर मॉलिक्यूल, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें सेकंड वाला इजी है, कर लोगे। राइजिंग एंड सेटिंग सन अपीयर टू बी रेडिश, अभी बताया मैंने आपको, जो सन राइज और सेट होता है उस समय रेड क्यों नजर आता है? स्कैटरिंग की वजह से, स्कैटरिंग ड्यू टू डस्ट पार्टिकल एयर मॉलिक्यूल आर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, बी वाला आंसर हो जाएगा। रेड कलर इज यूज फॉर डेंजर सिग्नल, ये समझ में ही आ गया। पिक द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, अ प्राइमरी रेनबो वर्चुअल, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इजी स्टेट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन एक और देख लो, इसमें 9th वाला है, नीट 2019 का क्वेश्चन है। पिक द रॉन्ग आंसर इन कंटेक्स्ट विद द रेनबो, अभी नीट में आ गया ये क्वेश्चन, ये मैंने दिया इसलिए आपको, जिससे पता रहे कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन ऊपर देखो, ये वाला भी देखना चाहिए आपको, 7th और 8th वाला। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, और ये डी वाला आंसर हो जाएगा। मैं अभी बता भी रहा था, डिस्पर्शन एंड TIR। रिफ्रैक्शन दिया नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन बाकी दो दिए हैं। इसी तरह से रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, AIPMT में, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद 9th वाला देखिए, पिक द रॉन्ग आंसर इन कॉन्टेक्स्ट विद रेनबो, ठीक है, और नीट 2019 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है द ऑर्डर ऑफ कलर इज रिवर्स इन सेकेंडरी रेनबो, तो बात तो सही है, सेकेंडरी रेनबो में ऑर्डर, अब ये पढ़ा होगा आपने पूरा थोरोली, तो ये बात समझ में आएगी। हमको गलत बताना है कि गलत कौन सा है इसमें से, तो द ऑर्डर ऑफ कलर इज रिवर्स इन सेकेंडरी रेनबो, सही बात है, बताया मैंने। एन ऑब्जर्वर कैन सी रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन, यानी उसका फ्रंट सन सामने है और मेरा फेस भी सन की तरफ है, तो रेनबो मुझे दिखाई देगा? नहीं देगा, क्योंकि रेनबो तो पीछे बन रहा है, तो यही गलत हो गया। कह रहा है एन ऑब्जर्वर कैन सी रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन, फ्रंट का मतलब चेहरा सन की तरफ है, ऐसे सन है और मैं ऐसा देख रहा हूं, तो रेनबो तो पीछे बनता है ना, तो दिखाई कहां से देगा? तो ये तो गलत हो गया। रेनबो इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो रिफ्लेक्शन वर्ड यूज किया है, तो ये TIR के लिए कह रहा है। TIR क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो मैंने आपको शुरुआत में बताई दिया, तो ये बात सही हो गई। व्हेन द लाइट रे अंडरगो टू इंटरनल रिफ्लेक्शन इन वाटर ड्रॉप,
दो इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं तो अ सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म। आप देखिए अगर पढ़ा होगा तभी आप इसको सही आंसर कर पाओगे। और आप देखिए क्वेश्चन मैंने 2019 का दिया है, इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी जानकारी इसमें आपको होगी, देन ओनली यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, नहीं तो छोड़ के आना पड़ेगा। और मैंने एक एक चीज क्लियरली बताई है कि हमें रेनबो देखना भी है तो कैसे खड़ा होना है, हमारी बैक सन की तरफ होनी चाहिए, और 2 TIR होते हैं, वो बात भी कह रहा है। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो गया, 9th का बी। ठीक है, तो ये शीट आपकी मेरी तरफ से कंप्लीट है। हार्डली 8-9 क्वेश्चन है, सिंपल है, आपने लगा भी लिया होगा, हो सकता है। ठीक है, तो अब इसके बाद ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो इसमें विजन डिफेक्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, ह्यूमन आई और उसके विजन डिफेक्ट्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप कल पढ़ेंगे हम। ठीक है, ह्यूमन डिफेक्ट्स में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इस पे क्वेश्चन आए तो हैं, कम आए हैं। ठीक है, और इसके अलावा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इनकी रिजोल्विंग पावर, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर वगैरह, ये सब मैं बताऊंगा अगली क्लास में। अगले 2 क्लास कम से कम मान के चलिए हमें इनमें लग जाएंगे, विजन डिफेक्ट्स को पढ़ाने में और टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में कम से कम 2 क्लास लगेंगी। ठीक है, उसके बाद हम इंटरफेरेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, मेरे ख्याल से मैंने आपको कल भेज भी दिया है, विजन डिफेक्ट्स के ऊपर भी मैंने DPP एक भेज दिया, उसमें कुछ अच्छे सवाल हैं, वाकई कुछ अच्छे सवाल हैं, वो मैं आपको बता भी दूंगा। ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो आप बिना पढ़े कर नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए आज के लिए रुकते हैं हम।